कभी घर में पढ़ते वक्त ऐसे भी विचार आए होंगे कि इससे अच्छा कि मैं कहीं और कुछ काम कर लूं। जब आपके पास प्रेरणा नहीं होती जी। तो ऐसे विचार जो है वो मन को विचलित करते हैं। जी और अपने को पूरा करने का जब जुनून आ जाता है ना जी तो उसके बाद में प्रेरणा जो है ना वो अपने चरम सीमा पे होती है। ये एक बड़ा चैलेंज होता था कि फिर से उठना, खड़े होना और अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ना। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग और 2015 में इसकी स्थापना हुई है। अब तक इसमें जितने भी अधिकारीगण हुए हैं, खासकर रजिस्ट्रार पद पर, वो रेगुलर पद नहीं रहे। लेकिन आज हम जिनसे मुलाकात करने आए हैं वो शिक्षा जगत में एक यूथ आइकन के तौर पर देखे जाते हैं। आपने कड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में और आज यहाँ तक कि पहुँचने की जर्नी। हमारे साथ श्री भूपेंद्र कुलदीप सर हैं और आप स्कूल में मेरे सीनियर रह चुके हैं। नवोदय विद्यालय से हम पास आउट हैं। तो आज विशेष मुलाकात हमारी भूपेंद्र सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस टॉक शो में। जी, कैसे आपका करियर यहाँ तक पहुँचा और बहुत सारे संघर्ष आपने किए हैं जितना मैं आपको जानता हूँ। तो इस संघर्ष की जर्नी हमको समझना है और ताकि आने वाले यूथ को ये समझ में आए कि कोई भी कामयाबी किसी को प्लेट में रख के नहीं मिलती है। तो सर, इसी मुद्दे पर आज बातचीत करना है और हम शुरू करते हैं आपके स्कूल लाइफ से लेकर करियर तक पहुंचते हैं कि कैसा कैसा रहा। इस बीच मेरे सवाल होंगे तो मैं पूछता चलूँगा आपसे। जी। मेरा नाम भूपेंद्र कुलदीप है और मैं मूलतः महासमुंद का निवासी। जी। मेरे फादर जो है वो शिक्षक थे और मेरी मदर भी शिक्षक। जी। महासमुंद में जब मैं पढ़ता था तो जी। उस समय 1986 में नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया था। जी। जी। तो उस समय में फिर मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिलाया। जी। और ईश्वर की कृपा थी कि मेरा चयन जो है वो नवोदय विद्यालय में हो गया। जी। महासमुंद से कुल 4 लड़के सेलेक्ट हुए थे जिसमें से मैं एक था। जी। तो मेरे फादर भी इतने, उस समय कम सैलरी भी बहुत कम थी। जी। जी। तो मेरे फादर को ऐसा लगा कि एक बच्चा, क्योंकि उनके 3 बच्चे थे। जी। और सबका शिक्षा का खर्चा उठाना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल जॉब था। जी। तो उन्होंने सोचा कि एक बच्चे की निःशुल्क शिक्षा अगर हो जाती है जी। तो उनके लिए बेहतर होगा करके। जी। इस हिसाब से मेरा चयन जब नवोदय विद्यालय में हुआ तो मैंने नवोदय विद्यालय माना मैंने ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। फिर 8वीं तक मैं नवोदय विद्यालय माना में पढ़ा। जी। फिर नेशनल इंटीग्रेशन की एक पॉलिसी थी उस समय में, जी। ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय की। जी। तो उसके तहत मेरा जाना हो गया शिमोगा, कर्नाटका में नवोदय विद्यालय शिमोगा कर्नाटका में। जी। तो वहाँ मैंने 2 साल वहाँ अध्ययन किया और उसके बाद जब लौट के मैं वापस माना आया 11th स्टैंडर्ड में, तो फिर मैंने बायोलॉजी विषय का चयन किया। जी। फिर 11वीं 12वीं मैंने वहाँ पढ़ा। जी। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज के लिए बाहर आ गया। जी। तो ये मेरा स्कूली जीवन है जो मैंने नवोदय विद्यालय में 7 साल बिताए। जी। आप फर्स्ट बैच थे वहाँ पर? मैं फर्स्ट बैच था, बिल्कुल। हाँ। और फर्स्ट बैच में जितना मुझे याद है आपके बारे में, कि आपको पढ़ाई लिखाई में एक अलग व्यक्तित्व माना जाता था। आपकी कविताएं और आपकी पेंटिंग्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग को लगती थी, आज भी हैं। तो वो अचानक से आया या बचपन से कोई हॉबी थी? बचपन से मेरी हॉबी थी। जी। मेरे फादर जो है वो गाने के बहुत शौकीन थे। जी। जी। हारमोनियम, तबला और ये सब रामायण मंडली वगैरह में वो जाते थे। जी। तो थोड़ी उनकी आदत हमारे में लगी हुई थी। अच्छा। तो नवोदय विद्यालय में जब हमारे संगीत टीचर आए जी। और उन्होंने देखा कि हाँ ये थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, जी, तो उन्होंने थोड़ा प्रमोट किया और उसकी वजह से हमको स्टेज में आने का साहस मिला एक्चुअली में। जी। तो फिर उसके बाद पेंटिंग बनाना, गाने गाना या तबला सीखना, ये सब सीखना हमने अपने टीचर से सीखा। जी। जब वहां से बाहर आए और कॉलेज लाइफ में चले गए तो उस समय ये सारी चीजें फिर से छूट गई थी। ठीक बात है। जी। और पढ़ाई में केवल फोकस करना था। जी। तो मैंने अपनी शिक्षा रायपुर से ग्रहण की। जी। जी। मैंने बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के साथ किया। जी। फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी में मेरा चयन हुआ था एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। जी। तो मेरे फादर के पास तो इतनी सैलरी थी नहीं उनकी कि मुझे स्वायत्त उसमें था, वो ऑटोनॉमस पाठ्यक्रम था। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एक ऑटोनॉमस पाठ्यक्रम था। अब उसमें उस समय में 2.5 लाख रुपए मुझे 2 साल का देना पड़ता। अब मेरे फादर बोले कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा करके। जी। तो उस समय में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता था। सभी एमएससी डिपार्टमेंट जितने भी थे पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था। उसमें 2 सीट में स्कॉलरशिप थी, मतलब फ्री सीट था एक तरीके से। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जितने लोगों ने भी एग्जाम दिलाया उसमें मैंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया और उसकी वजह से मेरी जो शिक्षा थी एमएससी की शिक्षा वो निःशुल्क हो गई।
उसमें मुझे एक भी पैसा देना नहीं पड़ा जी। और उसमें भी और बड़ा इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। अरे वाह। हाँ, एमएससी में मैंने गोल्ड मेडल लिया। ग्रेट। तो लेकिन ये सब तो तब था जब मेरे माता पिता जीवित थे, मतलब उनके जीवित रहते तक हमको ऐसा लगता था कि उनका तो हमारे सर पे हाथ है, बहुत बढ़िया, है ना जी। तो हम जो चाहे दुनिया में अचीव कर लेते हैं। जी जी जी। तो बहुत पढ़ाई में ध्यान देते थे जी। उसके बाद फिर मैंने महाविद्यालय का जॉब ज्वाइन किया एड हॉक में जी। तो उससे मुझे 1800 रुपए तनख्वाह मिलती थी जी। और मैं महासमुंद में ज्वाइन कर लिया था जी। तो उस समय कोई गाइड करने के लिए हमको नहीं था कि हमको और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, अचीव करने की कोशिश चाहिए करके। फिर मुझे कहीं से पता चला कि जैसे आपकी कोचिंग स्टार्ट हुई है ना, कुछ जो लोक सेवा आयोग की कोचिंग जो है वो रायपुर में चालू हुई जी जी। तो फिर मैं रायपुर शिफ्ट हुआ जी। रायपुर शिफ्ट होके मैं कोचिंग्स में पढ़ाने लगा जी। और खाली टाइम में मेहनत करता था पढ़ने के लिए जी। लेकिन इतना एनालिसिस नहीं कर पाता था कि मुझे सफलता कैसे अर्जित कर। ठीक है। आप बहुत सारे उन दिनों बहुत सारे एग्जाम्स भी ट्राई कर रहे थे और बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं आपने एग्जाम्स जी। ये तो लेटर ऑन हुआ जी। जब मैं यंग एज में था उस समय में इतनी ज्यादा विश्लेषण क्षमता नहीं थी जी। पढ़ता जरूर था लेकिन समझ में नहीं आता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास कैसे कर। सन 2010 में मतलब मेरी तो शादी हो गई थी पहले उसमें, है ना जी। 2001 में ही मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी जो है वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में है, एक बेटा है ना, और अभी फिलहाल वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो जब उस समय में बच्चा बहुत छोटा था जी। वाइफ भी जॉब में नहीं थी तो मुझे प्राइवेट नौकरी करके अपना घर परिवार चलाना पड़ता था। तो मैंने शुरुआत में एक डेंटल कॉलेज है, छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज सुंदरा में, राजनांदगांव में जी। वहाँ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर लिया। मैं 1998 में नेट क्वालिफाई कर लिया था, मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई थी। सैलरी बहुत कम थी जी। लेकिन अपना परिवार पालने के हिसाब से मुझे लगा ये तो अच्छी जॉब है, मैं इसी को करता हूँ ऐसे करके। हाँ, आपके टाइम पे बहुत मार्गदर्शन था भी नहीं था और कहाँ क्या करना है कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई आगे नहीं बढ़ता था। नहीं, कोई भी ऐसा गाइडेंस हमारे लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं था जी। और हमको ये भी नहीं मालूम था कि किससे कांटेक्ट करना है ताकि हमको वो गाइडेंस प्राप्त हो सके। मेरे फादर मदर इतने शिक्षित नहीं थे, मतलब वो इतने कैपेबल नहीं थे कि मुझे गाइड कर पाते कि बेटा ये कर लो ये कर लो कर। हाँ, उन्होंने जो समर्थन करना था एक नैतिक रूप से वो किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने नैतिक रूप से बहुत ही सपोर्ट किया जी। और वो इस बात के लिए भी हमेशा कोशिश करते रहे कि उनके घर में जो बहुएं आई हैं जी वो भी जॉब करें। बहुत बढ़िया। तो उनकी वजह से मेरी पत्नी भी आज जॉब में। हाँ, आई मीन आपकी जर्नी को मैं जब बचपन से याद करूं स्कूल लेवल से तो आपको हमेशा हम लोगों ने पढ़ाई के ही एक आदर्श के रूप में देखा और हमारे बैचमेट्स या गुरुजनों की बात करें तो आपकी छवि हमेशा वही रही और उसी छवि को लेकर मैं देखूं आपकी यात्रा आज रजिस्ट्रार पद पर आप बैठे हुए हैं। आई मीन पूरे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस को आप मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे बचपन में होते हैं शायद उसी तरह का करियर हमारा फाइनली डिसाइड होता है और शायद हमारे कर्म हमको वैसा खींचते जाते हैं, हमारी मेहनत हमारी उधर जाती है। तो आप यहाँ तक पहुँचे, वो एक बड़ा संघर्षमय जीवन। यहाँ तक चयन के पहले और किसी पद में आप चयनित थे? हाँ, मैंने अपनी जो तैयारी है वो 2010 में प्रारंभ की। 2010 में इसलिए क्योंकि मेरे एक मित्र है, बैचमेट है लोकेश चंद्राकर करके, फिलहाल वो दुर्ग नगर निगम में कमिश्नर है जी। तो उनका आना हुआ 2010 में राजनांदगांव SDM के रूप में जी। तो वो पढ़ाई में वो मुझसे थोड़ा कमजोर था तो उसका ये कहना था कि भूपेंद्र आप तो मुझसे ज्यादा पढ़ाई में हमेशा आगे रहे, है ना, पढ़ाई में मुझसे हमेशा आगे रहे तो आपको प्रयास करना चाहिए करके। बहुत बढ़िया। और उन्होंने मेरी पत्नी को एक्चुअली में मोटिवेट किया, मैं मोटिवेटेड नहीं था। मेरी पत्नी ने प्रारंभ किया PSC दिलाना जी जी, है ना जी। तो उनके लिए मैं कोशिश करता रहा कि वो सेलेक्ट हो जाए करके किसी तरीके से और इसी दौरान मैंने भी पढ़ाई चालू की। बहुत बढ़िया। तो 2010 से लेके 2016 तक लगातार मैंने 6 साल जी लगातार पढ़ाई की। और बात है IAS एकेडमी का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आप लोगों ने मुझे नोट्स लगातार अवेलेबल कराए, आप जो मांगते गए वो उपलब्ध कराते गए, नोट्स अवेलेबल कराए। तो मैंने और मेरी पत्नी ने 2010 से 2016 तक मुझे ऐसा लगता है कि 40-50 एग्जाम्स दिए होंगे। हमको 4-5 साल तो इसी बात के लिए लग गए कि किस तरीके से एग्जाम्स को निकालना है या पास करना है। ये तकनीक का ज्ञान होने में बहुत समय लग गया। तो शुरुआती दौर में तो हमको कोई सफलता मिली नहीं रही थी। आप लोगों से जब इंटरेक्शन हुआ और हमको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, जब ये चीजें समझ में आने लगी ना तब थोड़ी थोड़ी सफलता
अर्जित करना चालू किए। जी जी। तो उसके बाद में कुछ पोस्ट्स पे, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 पोस्ट पे मेरे सिलेक्शंस हुए थे। जी जी। है ना? तो इसमें 2014 से लेकर 2016 तक मैं सबसे पहले एक शिक्षा कर्मी का एग्जाम हुआ था जी, है ना, राजनांदगांव में। तो मैं आप ही ने मुझे इससे कहा था कि सर छोटे से बड़े तक सारे एग्जाम्स दिलाइए और अपने आप को चैलेंज करिए कि देखिए आप कितनी सफलता अर्जित कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो मैंने सारे एग्जाम्स वो दिलाए। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये पद छोटा है या बड़ा है। मैं खुद को चैलेंज करने लगा जी कि मैं उस एग्जाम को निकाल पाता हूँ या नहीं निकाल पाता हूँ। अगर 2 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 10,000 लोग एग्जाम देते हैं, तो मेरी कैपेबिलिटी कितनी है कि मैं निकाल पाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने शिक्षा कर्मी का एग्जाम दिलाया था 2009 से 10 की बात है, 10 की बात है, मैंने एग्जाम दिलाया था। तो शिक्षा कर्मी के एग्जाम में मेरा राजनांदगांव में 4th रैंक था। जी जी, है ना, 4th रैंक था और मुझे पोस्टिंग भी मिल गई थी। बहुत बढ़िया। और इसी एग्जाम में मेरी वाइफ को भी पोस्टिंग मिल गई। उन्होंने भी क्रॉस किया, वो भी आपके नोट्स पढ़ते रहती थी। तो उन्होंने भी क्रॉस कर लिया। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब में चली गई जी। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट उसकी ओर से मुझे एक स्टेबिलिटी आ गई थी। तो मुझे लगा थोड़ा सा एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा पत्नी का। और मैं प्राइवेट जॉब ऑलरेडी कर रहा था, 30-40 हजार मुझे तनख्वाह मिल ही रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर आगे और पढ़ाई करनी चाहिए करके, और ज्यादा जोर से पढ़ाई करनी चाहिए। तब मैंने अपनी जो स्टडी थी, मेजर स्टडी थी, तब मैंने चालू की। 2012 से लेके 16 तक मैंने जबरदस्त मेहनत किया। उस वक्त आप एज ग्रुप किस एज ग्रुप में थे? सर 37 एज में पहुंच गया था। बहुत बढ़िया। और उस समय गवर्नमेंट की जो एज लिमिट थी वो 40 साल थी। मतलब ये वाकई नए बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है कि 36 इयर्स में भी आप उतना ही एफर्ट लगा रहे थे कि मुझे आगे बढ़ना है। और शिक्षा कर्मी की यात्रा मान लो आप ज्वाइन कर लेते तो शायद आज रजिस्ट्रार के चेयर पर हम शायद नहीं देख पाते, क्योंकि जल्दी बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सेटिस्फाई हो जाना। और अक्सर ये चैलेंज लोगों की लाइफ में रहा है कि जब वो जल्दी सेटिस्फाई हो गए तो फिर वो आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। आपको मैंने देखा आगे बढ़ते हुए कि वो सेटिस्फैक्शन आपने कहीं पर नहीं लिया कि अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप आगे बढ़ते रहे। आज भी आपको देखते हैं, आपके जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, कुछ ना कुछ नया प्रयास आप लगातार जारी रखें। कम से कम आपने हॉबीज़ को ज़िंदा रखा। तो 36 की एज में कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे अगल बगल जो बैठे होंगे वो शायद मुझसे काफ़ी जूनियर हैं? कभी ऐसा डर मन में या संकोच भाव नहीं आया? नहीं, जब मैं तैयारी करना प्रारंभ किया था जी, तो मेरे लिए आपका संस्थान भी बहुत बड़ी एक प्रेरणा था, जहाँ से बहुत छोटे और सामान्य बच्चे जो है वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर जी। जब मैं आपके इंस्टीट्यूट जाता था ना और इन चीजों को देखता था तो बहुत प्रेरित होता था। ग्रेट। मुझे ऐसा लगता था कि एज कोई मायने नहीं रखता जी जी। अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं जी। तो आपके संस्था से मैं प्रभावित होकर पढ़ना जो चालू किया था जी, जी। और मेरे दोस्त आकर मुझे उन्होंने प्रेरित जब किया जी, तब मेरे मन में ऐसा विचार आया मुझे कुछ अचीव करने की कोशिश कर जी। और 2010 में मेरे फादर का देहांत हो गया जी। और मेरे दोनों जो भाई हैं, बड़े भैया और छोटा भाई, दोनों जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट जी, है ना, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है। मैं अकेला प्राइवेट जॉब करता था जी। मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में थी जी। तो मुझे ऐसा फील होता था थोड़ा इंफीरियर जैसा जी, कि मेरे भाई लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, जबकि मैं उनसे बेहतर प्रदर्शन कर पाता था पढ़ाई में जी। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए करके तो फिर मैंने एग्जाम्स दिलाने चालू किए। तो कुछ एक एग्जाम्स में तो बुरी तरीके से निराशा मिली जी। और मैंने एक चीज लाइफ में ये सीखा कि जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हो जाती अपनी योजनाओं को सार्वजनिक नहीं करना। बहुत बढ़िया, मैंने ये सीखा, क्योंकि प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जी, जी। हतोत्साहित करने वालों की लाइन लगी है। और वो जब भी मैं डेंटल कॉलेज में जाता था सब लोग को मालूम हो गया था कि ये पीएससी दिला रहे हैं। प्रीलिम्स में फेल हो जाता था तो पूछते थे यार आप तो तैयारी कर रहे थे, आप तो फेल हो गए। किसी को मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं होती थी जी, तो जी। ये एक बड़ा चैलेंज होता था कि फिर से उठना, खड़े होना और अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ना, जीरो से स्टार्ट करना जी। और फिर से लड़ाई लड़ना, ये बड़ा चैलेंज होता था जी। तो ये टेम्पो को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं 37 की एज में पहुंच गया जी। बच्चों का पालन पोषण करना है, घर परिवार चलाना है जी, है ना, और उसके बाद अपने फादर के सपनों को अचीव करना है। बहुत बढ़िया, है ना जी। तो उसको करने के लिए मन दिमाग में एक बात थी कि मेरे फादर बोल के इस दुनिया से चले गए, वो 2.5 महीने तक कोमा में पड़े रहे, है ना।
और उनके लिए हमने पूरा घर परिवार सब ने पूरी ताकत लगा दी, 20-25 लाख खर्च किए उस समय। 20-25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी ना, मतलब गहने जेवर घर के सब हमने गिरवी रख दिए जी, लेकिन अपने फादर को नहीं बचा पाए जी। हम ये सोचते रहे कि वो एक बार उठते और बोलते कि भूपेंद्र तूने खाना खाया कि नहीं। इसी एक आश के साथ हम 2.5 महीने तक संघर्ष करते जी। और वो हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा तुम्हारे में काबिलियत है जी, तुमको एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनना चाहिए जी जी जी। ये भावना जो थी, ये जुनून जो था, वो मेरे दिमाग में 24 घंटे हावी कि कहीं आसमान से वो देख तो रहे होंगे मुझे, और वहां अगर आसमान से देख रहे होंगे तो वो उनकी उम्मीद आज भी बंधी होगी कि बेटा तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बन जी। ये भावना के साथ जब मैं एग्जाम दिलाना चालू किया तो ईश्वर ने शायद मेरी मदद की होगी कि मुझे धीरे धीरे सफल। बहुत बढ़िया। कभी घर में पढ़ते वक्त ऐसे भी विचार आए होंगे कि इससे अच्छा कि मैं कहीं और कुछ काम कर लूं? रात में जब आप, मुझे याद है आप लोग खूब मेहनत करते थे और मैंने मैम को भी देखा इंस्टीट्यूट आना, नोट्स लेके जाना, वो अपडेट भी करती थी मुझे कि हम लोगों ने ये चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। मैं तो सिर्फ मेरे पास जो उपलब्ध था, बाकी तो आप लोगों ने मेहनत भरपूर की। तो कई बार ऐसा महसूस नहीं हुआ कि रात में बैठ के पढ़ रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं सब, इसकी ज़रूरत क्या है, हम अपना जीवन सामान्य भी चला सकते हैं? कभी ऐसे विचार नहीं आए? कई बार जब आपके पास प्रेरणा नहीं होती जी, तो ऐसे विचार जो है वो मन को विचलित करते जी। और कई बार ऐसा होता था कि मेरी पत्नी जो है जी, वो इस चीज से बहुत चिड़चिड़ा जाती थी कि आप जबरदस्ती इसके पीछे लगे हुए हैं करके, क्योंकि हमारा परिवार तो ऑलरेडी चल रहा था। 30-40 हजार तनख्वाह मिलती थी, उनको भी उस समय 7-8 हजार तनख्वाह मिलती थी, शिक्षा कर्मी थी वो, तो इतने में हमारा घर परिवार बहुत आसानी से चल जाता था, बच्चे की शिक्षा भी ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन सपने को पूरा करने का जब जुनून आ जाता है ना, तो उसके बाद में प्रेरणा जो है ना वो अपने चरम सीमा पे होती है। उसके बाद में आप किसी चीज से आसानी से निराश नहीं होते, फिर वो टेम्पो जो है वो बना हुआ रहता है जी। तो मैं तो सबसे ये कहना भी चाहता हूँ कि अपना टेम्पो बनाए रखने के लिए जीवन में एक प्रेरणा होना अत्यंत आवश्यक है, और वो प्रेरणा इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपको कभी निराश होने न दे, चाहे दुनिया कितनी भी कुछ कहती रहे। और उसी टेम्पो के साथ जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपका आईक्यू जो है ना, ईश्वर सबसे शक्तिशाली मूड में उस समय होता है कि आपके आईक्यू के जो है वो पावरफुल बना के रखता है और आपको प्रेरित करेगा कि आप सही करके आए वहां पे। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद, खुद की मेहनत और कहीं ना कहीं एक जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हम कहें, तो उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का यूथ कई बार मुझे लगता है इन सब चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं क्योंकि आपके पास हज़ारों सैकड़ों बच्चे आते हैं, कई सारे कॉलेजेस आपके अंडर में हैं। तो क्या ये चीज़ हम उन बच्चों में देख पाते हैं आज की डेट में? मैं जब पढ़ाई करना प्रारंभ किया था, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जी, उस समय में सिनेरियो कुछ अलग था जी। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो किशोरावस्था के युवा हैं जी, वो पहले गलत रास्तों पर होते थे, ज्यादातर चौपाटियों में नजर आ जाते थे जी। अब थोड़े यूथ में परिवर्तन आने लगा है जी, है ना जी। अब मैं यूथ को देखता हूँ कि वो सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके शिक्षा का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें भी और काम करने की आवश्यकता है। उनको अगर प्रॉपर तरीके से निर्देश मिले या गाइडेंस मिले, है ना, उनको अगर गाइडेंस प्रॉपर तरीके से प्रशासन उपलब्ध करा सकता है ना, कॉलेजेस उपलब्ध करा सकते हैं, तो वो मिरेकल कर सकते हैं। बच्चे जो है ना वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं जी। जैसा मुझे आपसे मिला जी, वैसे ही अगर बच्चों को महाविद्यालय में ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसर होते हैं जी जी, है ना, जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू वहां पे पहुंचे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक सेवा आयोग से चयनित होकर गए हैं जी। तो जो प्राध्यापक ऑलरेडी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वहां पे पहुंचा हुआ है जी, वो केवल सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है जी, वो एक प्रेरणा भी तो है उस बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया। अगर वो उनको पढ़ाना ठीक ढंग से करे तो वो बच्चा भी अपनी ड्रीम को आसानी से अचीव कर सकता है। बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये, ठीक है ना। केवल ईमानदारी से अपने जॉब को अगर सारे प्राध्यापक निभाएं तो जो हमारे यूथ हैं जिनको शिक्षा में का स्तर सुधारने की आवश्यकता है, कहते हैं हम ना जी, कोई आवश्यकता नहीं है जी, अगर ईमानदारी से जितना सिलेबस, जितना पाठ्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में है जी, सभी लोग पढ़ा ले, बच्चे अपना टारगेट जीवन में अचीव आसानी से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। विश्वविद्यालय, जो जिस विश्वविद्यालय में आप रजिस्ट्रार हैं, आप यहीं पर पहले डेप्यूटी रजिस्ट्रार का पद प्राप्त कर चुके हैं। मैं वो जर्नी थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी। तो पहली बार इसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आपने पद संभाला, फिर ये प्रमोशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मुझे ईश्वर ने थोड़ी सफलता देनी प्रारंभ की जी, तो मेरा चयन
शिक्षा कर्मी के बाद में छात्रावास अधीक्षक में हुआ था, उसमें अच्छा। मेरा 144वां रैंक था जी। उस समय 800 पद निकले थे, आपको ख्याल होगा। जी जी। और मेरा 144वां रैंक था जी। चूंकि ग्रेड पे बहुत कम था, 1900 ग्रेड पे था जी। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जी। मुझे ऑलरेडी ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। जी। उसके बाद में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, जी। इसमें 27th रैंक था, इसमें चयन हो गया था और मैंने एक दिन के लिए महासमुंद में अपनी उपस्थिति भी दी थी। अच्छा। हाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया था। बहुत बढ़िया है ना, लेकिन वहां पे भी छोड़ के मतलब मजा नहीं आया मुझे जी। तो मैं छोड़ के वापस आ गया जी। उसके बाद फिर मैंने और एग्जाम दिलाए। सहायक सम परीक्षक का एक एग्जाम हुआ था व्यापम से, आपको ख्याल होगा, बिल्कुल याद है। असिस्टेंट ऑडिटर का जी। उसमें 14th रैंक था जी। तो उसमें चयन हो गया, उसका भी 2400 ग्रेड पे था, 20-22 हजार तनख्वाह मिलती जी। तो मेरे प्राइवेट जॉब से भी उसकी सैलरी कम हो गई थी, ओके। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। ठीक है। फिर वैज्ञानिक अधिकारी एक बहुत अच्छा एग्जाम था जी। उसमें 8वां रैंक था मेरा, 8वां रैंक है ना, और इसमें 5400 ग्रेड पे था जी। तो मैं जब इंटरव्यू में पीएससी के इंटरव्यू में गया तो आदरणीय मंडावी जी उस समय में सदस्य थे और राधेश्याम विश्वकर्मा साहब उस समय में चेयरमैन होते थे। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप बार बार एग्जाम दिलाने आते हो, कुछ तो जॉब दूसरों के लिए छोड़ो करके। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये, लेकिन मेरा ध्यान जो था वो इस बात पे ज्यादा था कि अगर मैं साइंटिफिक अफसर बनता तो मुझे मर्डर केसेस सॉल्व करने पड़ते, है ना, जो क्राइम स्पॉट्स होते हैं वहां से कलेक्शन करना पड़ता, सबूत इकट्ठा करने पड़ते। ये थोड़ा जॉब मेरे इंटरेस्ट से परे था। हाँ, वो रुचि में नहीं था, रुचि में नहीं था जी। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। ओके। उसके बाद एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था जी, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट, याद होगा आपको? हाँ बिल्कुल याद है ना। इसमें मेरा 3rd रैंक था जी, 3rd रैंक था। तो फिर मैंने ज्वाइन करने के लिए जब काउंसलिंग में गया जी, तो आदरणीय श्री कमलप्रीत सिंह सर सामान्य प्रशासन के उसे फूड एंड ड्रग के सेक्रेटरी, समझ गया जी। वहां पे काउंसलिंग में मुझे बताया गया कि आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से नहीं किए और आपने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया है। ओके। तो मुझे काउंसलिंग से हटा दिया गया कि आपको ये पोस्ट नहीं देंगे कर। ओके। हालांकि मैंने कोर्ट में इसके अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल किया और मैं जीत गया। ओके। हाँ, लेकिन वो 2400 ग्रेड पे था, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया जी। 2014 में ही उप कुल सचिव का एग्जाम हुआ और मैथ्स यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम हुआ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 हजार लोगों ने इस एग्जाम को दिलाया था जी, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसमें सेलेक्ट होऊंगा करके जी। और मेरे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरी मार्कशीट भी दिख जाएगी जी। पद भी कम थे, 2 ही पोस्ट थे जी, 2 ही पोस्ट थे। तो मैं इतना उम्मीद नहीं किया था कि सिलेक्शन होगा करके जी। और इसमें भी स्टिल लग गया। इंग्लिश के कुछ सवाल जो है वो बाहर से आए हुए थे, तो आपको याद हो गया, स्टिल लग गया। बिल्कुल। तो मैं 2 साल तक संघर्ष करता रहा, वकील हायर किया, कोर्ट में केस फाइल किया, 2 साल तक मैंने संघर्ष किया और जनवरी 2016 में इसका स्टे खुला। बहुत बढ़िया। आदरणीय सैम कोसी साहब जो हैं जी, उन्होंने इसका स्टे खुला जी। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ 19 जनवरी 2016 को जी। और इंटरव्यू में भी फिर से मुझे सेम सवाल, बहुत महान जो लोग थे वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और आपके यहाँ तो कुछ लोग पढ़ाने भी आते थे, तो आदरणीय सुशील त्रिवेदी सर बोर्ड में हुआ, बिल्कुल आपको याद होगा जी। और उस समय राधेश्याम विश्वकर्मा साहब चेयरमैन हुआ करते थे और आदरणीय सतीश अग्निहोत्री थे जज में जो कोर्ट थे वो थे, और आदरणीय दाबके साहब थे। इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उप सचिव पोस्ट के लिए। तो इतने बड़े लोग के सामने नर्वस होना सामान्य सी बात थी। और उन्होंने मुझे याद है कि 30-40 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया था जी, है ना जी। और मेरी हालत खराब थी एकदम। हालांकि मैंने अपनी ओर से कोशिश किया कि पूरे विश्वास के साथ में जितने सक्षम उत्तर में उनको दे सकता था मैंने दिया। बहुत बढ़िया। वहां से मैं बाहर निकला हूँ और अपने कार तक पहुंचा हूँ, उतने में हेमंत पहारे साहब, उस समय में सेक्रेटरी होता है बिल्कुल, है ना जी। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने कक्ष में और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया करके जी, है ना जी। मैं बहुत ही ज्यादा आशान्वित हो गया था जब उन्होंने, इतने बड़े सचिव ने मुझे कहा जी। और हमारी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि हम किसी सचिव से कभी मुलाकात कर सकें जी, है ना। उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मेरी आशा जो है वो बढ़ गई जी। तो फिर मैं वापस जब नांदगांव गया तो पीएससी के ऑफिस स्टाफ ने, किसी ने मुझे फोन करके सूचित किया कि आपने छत्तीसगढ़ में प्रथम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए बहुत ड्रीम कम ट्रू था जी, मेरे लिए मेरे सपने के पूरा होने जैसे था। और उस दिन मुझे ऐसा मैंने महसूस किया कि अगर मेरे पिता आसमान से देख रहे होंगे तो वो खुश हो गए होंगे। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हमेशा से साथ रहा है। तो मुझे लगता है ये जर्नी आसान नहीं है, बिल्कुल। और आज यूथ को ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ हल्के में ना लिया जाए, उसके पीछे कड़ी मेहनत आपने की और यहाँ तक फाइनली पहुँचे।
ये जो पद था डिप्टी रजिस्ट्रार का, शायद पहली पोस्टिंग आपकी यहीं थी हेमचंद विश्वविद्यालय में? पोस्टिंग दुर्ग विश्वविद्यालय में थी, तब इसका नाम दुर्ग विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो 2016 में 8 मार्च 2016 को मैंने यहाँ दुर्ग यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था। जी जी। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए रायपुर भी आपकी पोस्टिंग रही? हाँ जी। मैं यहाँ 5 साल काम करने के पश्चात मेरा ट्रांसफर जो हो गया है सरगुजा हो गया था। अच्छा। फिर सरगुजा से मेरा ट्रांसफर हुआ था रविशंकर विश्वविद्यालय। जी। वहाँ कुछ मेरे ख्याल से 9-10 महीने के आसपास मैंने अपनी सेवाएं जो है वो रविशंकर विश्वविद्यालय में भी की। और फिर मार्च 2022 में मुझे प्रमोशन मिला और मैं कुल सचिव या रजिस्ट्रार बन के यहाँ दुर्ग यूनिवर्सिटी आ गया। मैं विश्वविद्यालयों के अंदरूनी कामकाज के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगा। बिल्कुल। कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं एग्ज़ाम प्रोसीजर को लेकर, या फिर ऑनलाइन जो सुविधाएं आज की डेट में, कई बार हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं रविशंकर के बारे में। सो ऐसी क्या वजह है कि हम रिफॉर्म्स नहीं कर पाते, या आपने हो सकता है यहाँ पर रिफॉर्म्स किए होंगे, तो ये चीज़ हम जल्दी लागू क्यों नहीं कर पाते? क्या नौकरशाही बहुत हावी है आज भी यूनिवर्सिटीज़ में? नहीं, ऐसा नहीं है जी। सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो डिजिटलाइजेशन की होती हैं कि आम लोगों तक, आम लोगों के हाथों तक किस तरीके से टेक्नोलॉजी पहुंच सके और उस टेक्नोलॉजी के यूज से उसके सारे जो चैलेंजेस हैं वो पूरे हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम फॉर्म भरना है, एडमिशन की प्रोसीजर है ना, जितनी भी सूचनाएं हैं उनको एक 1 क्लिक पे अवेलेबल होनी चाहिए। परेशानी ये है कि हमारे स्टेट में या मेरे यूनिवर्सिटी के ज्यूरिसडिक्शन में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कुछ ऐसी भी जिले हैं जहां पे इंटरनेट की पहुंच भी नहीं है ना जी। तो एक ये बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमने डिजिटलाइजेशन तो कर दिया है जी, हमने सारी प्रक्रिया एडमिशन से लेके एग्जाम फॉर्म, रिजल्ट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है ना। बच्चे के पास में एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है और उस यूजर आईडी पासवर्ड से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट तक सब कुछ देख सकता है है ना जी। अब मेरा एक कॉलेज है मोहला ब्लॉक के एकदम इंटीरियर वासड़ी नामक जगह पे, जहाँ पे एक स्कूल में चलता है वो महाविद्यालय। वहां पे इंटरनेट की पहुंच दूर की बात है, वहां पे कंप्यूटर भी नहीं है, बच्चों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। अगर मैं इसको डिजिटल करता भी हूँ अपने सारी प्रक्रिया को, तो अर्बन एरिया के जितने बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। वो तो अगर अमेरिका में भी बच्चा बैठा है तो वहां से फॉर्म भर लेगा। बहुत बढ़िया। वो बच्चा क्या करेगा जो इतने इंटीरियर में रहता है? तो हमको उनकी सुविधा के लिए भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है। दोनों मोड, हाइब्रिड मोड है ना। तो हम क्या करते हैं कि हाइब्रिड मोड में काम करने की कोशिश करते हैं कि उसको अवेलेबिलिटी जो है वो अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन भी अवेलेबिलिटी उसको अवेलेबल हो सके। बढ़िया। शिक्षा के स्तर में चूंकि छत्तीसगढ़ को बने हुए हम देख पाते हैं लगभग 24 साल होने जा रहे हैं, सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद से लेकर अब तक शिक्षा के स्तर में कितना बदलाव आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं? बदलाव हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। जब स्टेट बना था उस समय में जो GER था यहाँ का, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो छत्तीसगढ़ स्टेट का था, वो 6-7% से ज्यादा नहीं था। अच्छा, है ना। मतलब अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 6-7 बच्चे ही स्कूल तक पहुंच पाते थे। आज स्थिति बेहतर है। आज स्थिति जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 27-28% है। बढ़िया। 28% के आसपास छत्तीसगढ़ स्टेट में। और गवर्नमेंट ने अभी बैठक लेके, हाल ही में बैठक लेके हमको निर्देशित किया है कि इस GER को आपको 2047 तक, विकसित भारत के बनते तक 50% के आसपास लेके जाना है। बहुत बढ़िया, है ना। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ग्रोथ भी 6% से अगर 28% हुआ है GER का, तो नेचुरली शिक्षा जो है वो आम लोगों की पहुंच तक जा रही है, जा रही है। बस ये कोशिश हमको करना है कि मैक्सिमम जो फायदा है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है शिक्षा का या लिटरेसी का, वो आम लोगों तक पहुंच सके। बहुत बढ़िया, है ना। और इसके लिए जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके ऊपर भी काम करना बहुत अनिवार्य है जी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आते हैं जिन लोग 820 रुपए एग्जाम फॉर्म का भी नहीं भर पाते। अच्छा, मतलब ये भी स्थिति है। आर्थिक स्थिति काफी डावाडोल है। वो बच्चा अगर सरकारी सीट्स में उसको अवेलेबल नहीं हो रहा है कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में अगर सीट नहीं मिल रही है तो प्राइवेट कॉलेज की ओर मुख करेगा वो। ठीक बात है ना। प्राइवेट कॉलेज में इतने ज्यादा आर्थिक रूप से लोग फीस को रखे हुए हैं कि एक सामान्य बच्चा जो मजदूर का बच्चा है उतनी फीस देके तो पढ़ नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट कॉलेजेस और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, पहला। और दूसरा, उनके सेटअप में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं
नॉन गैर शैक्षणिक स्टाफ है उनकी संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है पैरेलली। बहुत बढ़िया। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर ज्यादा मात्रा में होंगे, सीट ज्यादा मात्रा में होंगे, तो आम लोग, आम बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता है, बहुत बुद्धिमान बालक है, जिसके पास पैसे नहीं है ना प्राइवेट कॉलेज में जाने के, वो कम से कम शासकीय महाविद्यालय में निःशुल्क पढ़ के अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाएगा। बहुत बढ़िया। और समाज में अपनी भागीदारी दे पाएगा। जी जी। अभी जो शिक्षकों की व्यवस्था है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब, तो इन पदों पर जो छात्र चयनित हो रहे हैं, अब अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के ही जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो इसी में ही आगे बढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहे हैं। हाँ। एक टाइम था जब हम लोग कॉलेज पढ़ रहे थे या आपके टाइम पर, तो शायद बाहर से लोगों को आना पड़ता था या बाहर के लोगों को जॉब मिल पाती थी। अब छत्तीसगढ़ का ही युवा यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर रहा है। क्या अभी भी प्रशिक्षण की और आवश्यकता है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर, कि उनको और प्रशिक्षित किया जाए और उनको पढ़ाई से जोड़ा जाए, ना कि क्लरिकल जॉब में जोड़ा जाए? क्योंकि अक्सर ये शिकायत हम सुनते हैं कि क्लरिकल जॉब में उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। यदि हम जैसे DU या BHU, JNU, इन सब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो हम राज्यों में उस स्तर पर काम क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे मैं कारण समझना चाहूँगा। एक्चुअली में क्या है कि जो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है जी, संवर्ती सूची में है जी। तो उसपे जो केंद्र सरकार गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जी, वही पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करे ऐसा आवश्यक नहीं होता है ना। अब चूंकि अगर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अगर सिमिलर सरकारें होती हैं तो नेचुरली वहां से जो गाइडलाइंस आती हैं उसको राज्य सरकार जो है वो फॉलो करती हैं। ठीक बात। ये और इसका असर जो है वो पिछले 50-70 सालों में जो आम एजुकेशन होता है उसमें पड़ा है। गवर्नमेंट अगर डिफरेंट होती हैं तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे जो शिक्षा के ऊपर में पॉलिसी बनती है वो राज्य केंद्र सरकार की तुलना में कमजोर होती हैं। अब यदि दोनों गवर्नमेंट सरकारें जो हैं वो एक जैसी हैं तो पॉलिसीज ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाती हैं। जैसे अभी फिलहाल NEP 2020 लागू हो रहा है ना। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया था, जबकि 2020 से NEP ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अभी जब इस गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बनाई तो इन्होंने कंपल्सरली 2024-25 से NEP को लागू करने के लिए निर्देशित किया जी। इस बार इस सत्र में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे वो सभी के सभी जो है वो NEP 2020 का कोर्स सिलेबस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेंगे। अब जो सेंसिटाइजेशन है या इंडक्शन है, वो इंडक्शन बच्चों के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेलेक्ट होके आए हैं उनको भी तो करना आवश्यक है। बहुत बढ़िया। उन्होंने अपने लाइफ में जितनी पढ़ाई की है वो पुराने शिक्षा पद्धति के हिसाब से किया हुआ है, तो उनका सेंसिटाइजेशन प्लस बच्चों का भी सेंसिटाइजेशन, ये दोनों करना कंपलसरी काम है एकदम। ये जब दोनों हो जाएंगे और दोनों एक लाइन पे आ जाएंगे ना कि हाँ हमको ये NEP 2020 समझ में आ गया है, प्रॉस्पेक्ट समझ में आ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी समझ में आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने लगेगा। बहुत बढ़िया। सो NEP को वाकई क्या हमारे राज्य के यूनिवर्सिटी या सिस्टम के लोग इसको समझ पाए हैं? उस तरह के प्रशिक्षण तो चल रहे हैं, मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या शिक्षकों का समूह अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए तैयार है, अपग्रेड करने के लिए तैयार है? मानसिकता कैसी है, ये पूछना चाह रहा हूं। ये जब NEP 2020 पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार ने लागू किया था, तब कुछ स्वायत्त संस्थानों में जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं वहां पे उन्होंने लागू किया। अब NEP 2020 जब लागू किया गया, आपको याद होगा जब कोरोना काल हुआ था उससे पहले लोग ऑनलाइन मोड पे या हाइब्रिड मोड पे क्लासेस नहीं लेते थे। बिल्कुल। और हमारे ज्यादातर जो शिक्षक है ना वो एजेड है, मतलब बहुत पहले से सिलेक्टेड है, 92, 93 के सब सिलेक्टेड है, तो सब एजेड है। तो आसानी से उनके हैबिट में या उनकी आदतों में डिजिटलाइजेशन आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उनको सिखाना एक टफ जॉब होता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें। अभी पिछले कुछ सालों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होके आए हैं वो लोग ज्यादा डिजिटल हैं, ज्यादा टेक्नोक्रेट्स हैं, तो वो हाइब्रिड मोड में आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वो बच्चा जो क्लासरूम की पहुंच तक नहीं है वो अपने घर में बैठ के भी उस क्लास को आसानी से अटेंड कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस सत्र से जब भी क्लासेस चालू होंगी तो जो हमारा एक टारगेट जो है ना GER का है ना, या लिटरेसी जो 76% या 80% के बीच में था, वो लिटरेसी बढ़ के केरल के बराबर संभव है अगर ये NEP 2020 के जो सारे पहलू अगर लागू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये 90% से ऊपर जा सकता है जी। कई बार ये शिकायत होती है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं
वो इंडस्ट्री ड्रिवन सिलेबस नहीं है, मतलब वो बाहर बाजार के हिसाब से उनको तैयार नहीं किया गया है, जबकि आवश्यकता कुछ और है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नेट का जो सिलेबस है, मान लो इतिहास में नेट का सिलेबस है, तो नेट के सिलेबस और हमारे विश्वविद्यालय के सिलेबस दोनों में एक समावेशी कार्यक्रम नहीं दिखता है कि दोनों एक दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आए। इसके लिए क्या हम सिलेबस पर कुछ काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी सरकार ने क्या किया है, जब एनईपी 2020 लागू किया जी, तो इसका जो मूल कॉन्सेप्ट था वो स्टूडेंट सेंट्रिक था जी, स्टूडेंट सेंट्रिक था, और ज्यादा फोकस इस बात पे था कि उसको लाइवलीहुड चीजें ज्यादा सिखाई जा सके, है ना, मतलब अपने जीने के लिए वो अपने पैर पे खड़े होके इतना पढ़ के निकलना चाहिए। तो मल्टी डिसिप्लिन एंगल लागू किया गया एनईपी 2020 में। मतलब एक बच्चा जो कला संकाय का विद्यार्थी है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? ठीक बात है, बिल्कुल पढ़ सकता है। अगर वो लॉ पढ़ना चाहता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो अभी जो पॉलिसी बनाई है वो उसी ढंग की बनाई है कि बच्चा जब यहाँ से बाहर निकले पढ़ के तो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप याद करिए कि हम इलेक्ट्रीशियन को जब घर में बुलाते हैं स्विच बोर्ड बनाने के लिए, हम उससे भाव तोल करते हैं कि यार वो 150 बोलेगा तो हम 100 रुपए देते हैं। ठीक बात। आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुला के अपना स्विच बोर्ड ठीक कराइए, वो कर नहीं पाएगा। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? ठीक है ना। तो वो बच्चा जो कि एनईपी 2020 में पढ़ेगा और लाइवलीहुड कोर्स में अगर वो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता है, तो पहला चीज ये कि उसको समाज में रेस्पेक्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये है कि उसको अपने काम का ज्यादा इनकम मिलेगा जी, और लोग सम्मान राशि उसको ज्यादा देंगे, और उसको पढ़ा लिखा समझ के उसकी वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू, वो डिफरेंट होगी। और यदि सरकारी नौकरी में इसकी आवश्यकता होगी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बजाय ये जो बच्चा एनईपी 2020 में वो सीख के निकलेगा, उसकी प्राथमिकता ज्यादा होगी। ये काम भी बढ़िया कर पाएगा, अनुभव भी ले लिया इसने नेचुरली। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना एनईपी 2020 का, वो एक्चुअली में अच्छा है। अगर इसको बेहतर ढंग से लागू किया जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ना बहुत बदलाव आएगा। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, लेकिन इसमें एक बड़ा पहलू, बड़ा जो गैप है वो शिक्षा और प्रशिक्षण का है। मतलब एजुकेट तो हो गए लेकिन स्किल्स में हम कमजोर रह गए। ठीक बात है। तो स्किल और एजुकेशन दोनों को क्लब करके ये तो बढ़िया योजना बन रही है। इसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम सरकारी तौर पर रन हो रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी उनसे संबद्ध है, कहीं पर अटैच है? चलिए में क्या है कि गवर्नमेंट की ओर से हमको निर्देश दिया गया है कि ऐसी संस्थाएं जो कि वैल्यू एडिड कोर्सेज चलाती हैं या लाइवलीहुड कोर्सेज चलाती है, उनके साथ में एमओयू किया जाए करके। अच्छा। तो हमारी यूनिवर्सिटी और बाकी जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं सभी इंटर एमओयू भी कर रही हैं। ओके, है ना। जैसे मैं हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो सरगुजा यूनिवर्सिटी के साथ या बिलासपुर यूनिवर्सिटी के साथ या टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ, इनके साथ तो एमओयू कर ही रही है। कुछ जो बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, जैसे अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, कैडमैन ग्रुप है, इनके जैसे यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट है, इनका जो सीएसआर फंड होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। बढ़िया। और ये लाइवलीहुड कोर्सेस रन करती हैं ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो हम कुछ एक ग्रुप्स के साथ में हमने एमओयू भी किया हुआ है। जैसे मैं जब रविशंकर में था तो मैंने अडानी ग्रुप के साथ में एमओयू किया था। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अडानी ग्रुप को मैंने एक कमरा अवेलेबल करा दिया था। उस कमरे में 20-25 उन्होंने कंप्यूटर का सेटअप लगाया था, और वहां पे आदिवासी जो युवतियां जो कि वहां पे एमएससी करने के लिए या एमए करने के लिए आती थी, उनको वो प्रशिक्षण देते थे और उनका 100% प्लेसमेंट करते थे अडानी ग्रुप में। आज भी वो चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जो है वो आज भी चल रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो एनईपी 2020 का है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमओयू करिए, और जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनको इतना काबिल बना दीजिए कि वो मार्केट में जाने के बाद, समाज में जाने के बाद किसी बिना सहयोग के, बिना किसी के सहयोग के अपने पैर पे खड़े हो सके। बहुत बढ़िया। तो आत्मनिर्भरता का ये मॉडल बेहतर ढंग से काम कर रहा है। अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो रूरल एरियाज छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ के बच्चे अब वैसे तो एजुकेशन के लिए शहर में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हम डिजिटल माध्यम से, जैसे दुर्ग में कोई प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, क्या इनके लेक्चर्स हम छोटे कॉलेजेस में अवेलेबल करा सकते हैं? यहाँ की एडिट चीज़ें वहाँ पर ऑनलाइन पहुँच जाए, उनके क्लासरूम में हम डिजिटल व्यवस्था कर दें, जैसे हम प्राइवेट कोचिंग्स में देख पाते हैं कि बहुत आसानी से सारी चीज़ें कर ली जाती हैं। तो क्या ऐसा सरकारी सिस्टम में आने वाले दिनों में संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स जारी किए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चालू किए हैं। और दूसरा ये मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये भी निर्देश दिया है कि जब एनईपी 2020 लागू होगा तो क्लस्टर में कॉलेजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि वीवाईटी का एक बच्चा, एक कॉलेज का एक बच्चा जहाँ पे लॉ नहीं है, अगर उसके आसपास में कहीं पे दूसरी जगह में लॉ कॉलेज है, तो वो बच्चा एक पीरियड पढ़ने के लिए
दूसरे कॉलेज उस चला कॉलेज में जाएगा। जाएगा। दैट इज द क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस। तो अगर किसी कॉलेज में कोई अगर विषय की संबद्धता नहीं भी है तो उस बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आसपास में अगर किसी कॉलेज में उस विषय की संबद्धता है तो इंटरकनेक्टेड है कॉलेज, कि टाइम टेबल ऐसे बनाया जाएगा कि उस बच्चे को लॉ पढ़ने के लिए दूसरे कॉलेज में जाने की क्षमता मिल सके या समय मिल सके। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इस तरीके से मतलब एक कॉलेज में यदि 20 सब्जेक्ट अवेलेबल है जी, है ना, और बाकी सब्जेक्ट दूसरे कॉलेज में अवेलेबल है जी, तो बच्चा केवल उस 20 को ले ऐसा जरूरी नहीं। ठीक बात है। आसपास के कॉलेजेस में यदि कोई सब्जेक्ट है तो वहां जाके वो उस क्लास को अटेंड कर सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ, यही मेरी सोच में था कि लाइक डिजिटल इंडिया में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मान लो दुर्ग के किसी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो क्यों ना उसी चीज़ को लाइव कर दिया जाए ऐप में, और उस बच्चे को ये फ्रीडम रहे कि अच्छा वहाँ लाइव चल रहा है तो मैं अटेंड कर लूँ। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली उसने पैसे दे दिए हैं या सरकार की ओर से फ्री भी है, तो उसके पास ढेर सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि मुझे कौन सी क्लास मेरे विषय का कहाँ अच्छा चल रहा है वो लाइव भी अटेंड कर ले, उसका रिकॉर्डेड भी मिल जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है डिजिटल इंडिया में ये भी एक कदम यदि उठ जाए तो इससे ये होगा कि मान लो दूर दराज के क्षेत्र में मान लो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सक्षम नहीं है उस विषय को पढ़ाने में, तो वही बच्चा दुर्ग के या रायपुर के किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लेक्चर्स को फ्रीली वो देख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लाइव हो रहा होगा और उसी टाइम पर वो रिकॉर्डेड भी उसको मोड में अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि इस तरह की क्रांति पर सरकार थोड़ा सा और फोकस करे तो ट्राइबल एरियाज में बच्चे को भाग कर दुर्ग या रायपुर नहीं आना पड़ेगा या बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर वो अटेंड कर सकता है। बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली है इसमें आपकी ओर से कोई नया इनोवेशन लाया गया लाइक हेमचंद विश्वविद्यालय में, कि अभी तक जो परीक्षाएं हो रही हैं अभी भी ट्रेंड वही है कि बच्चा 5 क्वेश्चन तैयार करके आता है और उन्हीं में से ढूंढता है कि मेरे गेस किए हुए क्वेश्चंस बन जाएं। इसको लेकर हमारी कोई सोच में परिवर्तन? बिल्कुल। मैंने जब से कुलसचिव यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया 2 साल पहले जी, तब मैं बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण एक कंपलसरी पेपर होता है यूजी में, स्नातक स्तर पे पर्यावरण सभी को पढ़ना होता है। अब मैं यूजी स्तर के जो कोर्सेज बनाए जाते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज जी राज्य सरकार बनाती है, उसमें ज्यादा बदलाव करने की संभावना नहीं होती जी। पीजी में हमको पोस्ट ग्रेजुएशन में 20% हमको बदलाव करने की संभावना होती है जी। हम अपने स्तर पे 20% बदलाव कर सकते हैं जी। लेकिन पर्यावरण का एक ऐसा पेपर था जिसको हमने पिछले सत्र से उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में कन्वर्ट किया ताकि बच्चे जो हैं वो पीएससी के प्रिपरेशन के लिए प्राथमिक तैयारी चालू कर सकें। बहुत बढ़िया। और हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है कि पीएससी जिस तरीके से एग्जाम लेती है ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पार्ट दोनों मिला के दोनों प्रपोजल हमने मेन एग्जाम्स के लिए जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए गवर्नमेंट को ऑलरेडी भेजा हुआ है। हमारे स्तर पे हमको छूट थी कि हम पर्यावरण के लिए ऐसा कर सकें करके, तो हमने ऑलरेडी उसको 2 साल पहले ही लागू कर दिया कि बच्चे जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में उस एग्जाम को दिलाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से उनका मेंटल प्रिपरेशन हो सके। तो ये प्रणाली हमने नई विकसित की है। दूसरा, जितने भी लेक्चर्स कॉलेजेस में हो रहे हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं, और हम अपने वेबसाइट पे करीब सब्जेक्ट वाइज हमने अभी तक मेरे ख्याल से 2500 के आसपास वीडियो अपलोड कर रखे हैं, है ना। तो अगर बच्चा चाहता है कि किसी वीडियो को देखना चाहे तो हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। बहुत बढ़िया, है ना। और सभी कॉलेजेस को हमने निर्देश दिया है कि वो अपने कॉलेज का भी एक वेबसाइट बनाए जी, और उसमें उस वीडियो को सारे लेक्चर जो वहां लिए जाते हैं उसको अपलोड कर दें, ताकि जो दूर दराज में बच्चा है जी वो केवल वेबसाइट पे जाके वीडियो डाउनलोड करके वो लेक्चर को अटेंड कर सके। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल क्रांति का प्रभाव हम देख सकते हैं, सकारात्मक ढंग से उस चीज पर नजर आ रहा है। दुर्ग के दायरे में कितने कॉलेजेस होंगे? दुर्ग के दायरे में 160 कॉलेजेस हैं अभी जी, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, और जिसमें से 75 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बाकी शासकीय महाविद्यालय हैं जी। तो और स्टूडेंट की संख्या जी लगभग 2.25 लाख के आसपास स्टूडेंट की संख्या है। ओके, हाँ, और इतने सारे बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है ना। आपकी पोस्ट में बेसिकली एक रूटीन क्या रहता है? बेसिकली आपके पद में, क्योंकि एक प्रशासनिक पद है, सो आपके पद में क्या क्या अपेक्षाएं होती, क्या क्या ड्यूटीज आपको मेंशन की जाती हैं? सरकार की ओर से जब ये पोस्ट बनाया गया जी तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड की गई हैं जी। जैसे
पहली प्राथमिकता ये होती है कि सरकार जो है वो जिस भी नए गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देती है जी। उसकी मान्यता संबंधी सारे निर्धारण जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सब के ऊपर में लुकअप रखना यूनिवर्सिटी का दायित्व होता है। और लुकअप करने के बाद में कमिटी जो है जब वो उसको पात्र घोषित करती है कि हाँ आप एडमिशन देने के पात्र हैं, तब जो विश्वविद्यालय है उनको संबद्धता जारी करता है ना। तो वो सारे कॉलेजेस की संबद्धता हर साल उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने के बाद में यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उनको इस साल प्रवेश की मान्यता देना है या नहीं देना है। और हम जब मान्यता देते हैं उसके बाद ही वो प्रवेश लेने के लिए पात्र होते हैं, अन्यथा नहीं होते। टीडीएस वर्क लग रहा है, बहुत टीडीएस वर्क है, काम है, क्योंकि इतना क्रॉस चेक करना, ऑडिट करना, इसके लिए क्या टीम निर्धारित होती है? बिल्कुल टीम निर्धारित होती है। चूंकि हर एक कॉलेजेस में सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं और किसी अन्य महाविद्यालय का हमको कोई इंस्पेक्शन कराना है, निरीक्षण कराना है, अगले वर्ष की संबद्धता के बारे में कोई चयन समिति बनानी है, तो हमारे पास वरिष्ठता सूची ऑलरेडी है, है ना। यूनिवर्सिटी के पास में हमारे संबंधित महाविद्यालय की वरिष्ठता सूची निर्धारित है। हम उनमें से चयन करते हैं कि किन प्रोफेसर्स को नए कॉलेज की संबद्धता के लिए भेजना है। वो चयन समिति जाती है, ऑब्जर्व करती है सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। उस प्रतिवेदन के आधार पे यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उनको संबद्धता देना है या नहीं देना है। इसके अलावा वहाँ के एडमिशंस प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सिलेबस टाइमली पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। शासन हर साल एकेडमिक कैलेंडर जारी करती है, उसके अनुसार से वहाँ पे आंतरिक परीक्षाएं, पाठ्यक्रम सब कुछ संचालित किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इनका इंस्पेक्शन करने का दायित्व भी विश्वविद्यालय का होता है। और अंततः जब ये सारा कोर्स खत्म हो जाता है सत्रांत में, तो सेमेस्टर्स के एग्जाम्स और वार्षिक परीक्षाओं के एग्जाम्स, इतने सारे बच्चों का 2.25 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारा काम जो है वो यूनिवर्सिटी में डिवाइडेड है। ओके। इसके अलावा क्या प्राइवेट कॉलेजेस पर हम नज़र रख पाते हैं कि वो कितनी फीस लें या कितने सीट्स पर भर्ती होनी है, ये क्या यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है? बिल्कुल। शासन जब भी किसी महाविद्यालय को पात्रता जारी करती है ना, तो वो सीट संख्या सहित निर्धारित करती है, है ना। उससे ज्यादा सीट संख्या पे वो भर्ती नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, डिजिटल होने के बाद में यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि कोई एक महाविद्यालय अगर 60 सीटों पर छात्रों का एडमिशंस दे रहा है, तो 60 सीटों के पश्चात 61वें सीट पर वो भर्ती नहीं कर पाता, क्योंकि ऑनलाइन एंट्री कर ही नहीं पाएगा वो। तो वो चेक हमने यहाँ से यूनिवर्सिटी से बॉन्डेड कर रखा है। तो अगर 360 है तो 361 अपनी मर्जी से वो कभी भी नहीं कर पाएगा वो, है ना। यहाँ से वो बॉन्डेड है। तो हम सारे महाविद्यालयों के वेबसाइट में एक एडमिन पोर्टल देते हैं, जिसको हम कॉलेज पोर्टल बोलते हैं। उनका यूजर आईडी पासवर्ड वो खुद बना सकते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल हमारे पास रहता है कि इतनी सीटों पर भर्ती होनी है, उससे ज्यादा एक भी नहीं दिया जा सकता। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये कंट्रोल हमारे पास है। फीस भी क्या कंट्रोल्ड है? फीस के लिए फीस विनायक कमेटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो प्राइवेट कॉलेजेस जो भी पाठ्यक्रम वहाँ पे चालू करते हैं, उन पाठ्यक्रमों के लिए फीस विनायक कमेटी जो है वो भी एक इंस्पेक्शन कराती है और उपलब्ध संसाधन के आधार पे वो एक फीस तय करती है। उस फीस से ज्यादा अगर छात्रों से फीस लिया जा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी में आके लिखित में कंप्लेन कर सकते हैं, या संभागीय स्तर पर हायर एजुकेशन की ओर से एक क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय भी होता है, वहां पे भी वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या हायर एजुकेशन को सीधे भी शिकायत कर सकते हैं अगर उनसे ज्यादा फीस लिया जाता है। बढ़िया। तो ये फीस जो है वो सरकार जो है वो हर एक कोर्सेज के लिए फिक्स्ड करती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में जो कामकाज के लिए हायरार्की बनी है, वो किस तरह से मैं समझना चाहूँगा। आई मीन ऊपर से लेके, मतलब गवर्नर से लेके नीचे तक पद कैसे कैसे होते हैं? विश्वविद्यालय 2 प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट में है। एक निजी विश्वविद्यालय है, जिनके लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बना हुआ है, वो उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है। और दूसरे है शासकीय या राजकीय विश्वविद्यालय, जो गवर्न होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है। तो राजकीय विश्वविद्यालय और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों के लिए जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं। मतलब अगर गवर्नर जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी शिक्षा विभाग के लिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में वो कुलपति नियुक्त कर सके, राज्य शासन के साथ सहयोग करके, है ना। गवर्नर ही नियुक्त करते हैं। तो वाइस चांसलर एक अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और वो एक ऐसा पोस्ट है जो सारे यूनिवर्सिटी की सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक संवैधानिक पद होता है जिसको हम कुलसचिव कहते हैं। कुलसचिव जो है वो हर एक विश्वविद्यालय के लिए डीडीओ होते हैं, ड्राइंग डिस्पर्सल अफसर। मतलब जो धन संपत्ति
शासकीय कोषालय भी इकट्ठा होता है या शासकीय स्रोतों से इकट्ठा होता है, उसका मैनेजमेंट देखना ये कुल सचिव का काम होता है। और ये सारा कुछ जो है वो कुलपति के सहयोग के साथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद में कुछ सेटअप के अनुसार में 3-4 उप कुल सचिव होते हैं जी। लगभग 4-5 विभाग होते हैं जी यूनिवर्सिटी में, उन विभागों के लिए उप कुल सचिव होते हैं और उनके नीचे में भी उनको मदद करने के लिए सहायक कुल सचिव होते हैं और उसके नीचे में फिर तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी होते हैं। तो ये एक टोटल सेटअप होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीधे गवर्नर को होती है। बाकी जितने महाविद्यालय हैं उनको गवर्न करने का अधिकार और प्राइमरी रूप से एफिलिएट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ओके, है ना? ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती है उनके अपने कैंपस में? बिल्कुल होते हैं, डिपार्टमेंट में। तो वो अभी हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं है? हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में अभी तक यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स चालू नहीं हुए हैं। हमको ऑलरेडी सेटअप मिल गया है। ओके, हाँ, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बेसिक साइंस का हमको ऑलरेडी सेटअप मिल चुका है। हमने शासन को पत्र भेजा है कि हमको एज अर्ली पॉसिबल इसको स्टार्ट करने की परमिशन दी जाए। जैसे ही शासन से हमको परमिशन मिलेगा हम यहाँ पे यूटीडी चालू कर देंगे। ओके, ठीक है। तो ये टीचिंग का भी काम एक तरह से विश्वविद्यालयों में होता है, जो संबद्धता है उसके तहत किया जाता है। मेरा अगला सवाल है कि जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का ज़्यादा कामकाज रजिस्ट्रार मतलब आपके पास होता है जी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी शिकायत लेकर डायरेक्ट आते हैं, तो ज़्यादातर वो किस तरह की शिकायतें होती हैं? आई मीन क्या कॉलेज उनको रिजॉल्व नहीं कर रहा है, फिर वो आपके पास आते हैं या डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं आपको? डायरेक्ट भी अप्रोच करते हैं बच्चे। छात्र जो हैं वो महाविद्यालय के स्तर पर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे प्राचार्यों से निवेदन भी करूंगा कि बहुत दूर दराज से जो बच्चे हैं जी, अगर अपनी शिकायत लेके आ रहे हैं यहाँ पे तो उनको चाहिए कि वो बच्चों से शिकायत सुने। फोन अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, ईमेल अवेलेबल है, उनकी शिकायतें वो वहीं से ही हमको सीधे प्रेषित कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे इतने गरीब होते हैं कि उनके पास बस की टिकट के पैसे भी नहीं होते हैं, दिन भर भूखे रह जाते हैं यहाँ आने में। तो मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर उनके स्तर पर कोई समस्या का निदान किया जा सकता है तो वहीं रिजॉल्व कर देना चाहिए। अगर उनसे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ऐसी स्थिति बनती है कि उनको यूनिवर्सिटी भेजा ही जाना है, तो हमने यहाँ पे छात्र सुविधा केंद्र ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक DSW का पोस्ट होता है, छात्र कल्याण अधिष्ठाता। उनके पास में वो शिकायत कर सकते हैं। रिड्रेसर सेल होता है यहाँ पे, छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होता है, उसमें वो शिकायत कर सकते हैं। और सुविधा केंद्र हमने मिनिमम चार्जेस पे भी अवेलेबल करा रखा हुआ है, निःशुल्क के अलावा एक मिनिमम चार्जेस वाला भी करा के रखा हुआ है। तो छात्र अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम उसको असुविधा हो और उसके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत बढ़िया। रैगिंग एक बहुत बड़ी चुनौती थी पहले, अब तो लगभग ये खात्मा इसका हो चुका है, लेकिन क्या अभी भी रैगिंग की समस्या बनी हुई है कॉलेजेस में? अब तो नहीं है, ना के बराबर है जी। लेकिन हमने फिर भी जो UGC के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हर एक कॉलेजेस में एंटी रैगिंग कमेटी बना के रखी हुई है। हम हर साल कॉलेजेस को ये आदेश देते हैं कि आपके यहाँ एक एंटी रैगिंग कमेटी होनी चाहिए करके। इवन हम पेरेंट्स से और छात्रों से भी एंटी रैगिंग एक शपथ पत्र एफिडेविट भरवाते हैं सभी महाविद्यालयों में, है ना। और इसके अलावा हमने लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित भी समितियां सभी महाविद्यालयों में बना के रखी हुई हैं, है ना। और हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हमने इस तरीके की कमेटी बना के रखी हुई है। तो छात्रों को अगर ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उनको अपनी शिकायत दर्ज करनी है, तो महाविद्यालय में उस स्तर पे भी कर सकते हैं, हमारे स्तर पे भी कर सकते हैं। और सरकारी गाइडलाइंस ये भी है कि एक लोकपाल की नियुक्ति की जाए करके। तो हमारे यहाँ भी लोकपाल की नियुक्ति है। अगर बच्चे चाहें कि वो मुझसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अगर मुझसे शिकायत करने के बाद उनको कोई और परेशानी है, तो वो लोकपाल को भी शिकायत कर सकते हैं। मतलब एक और हायरार्की में बिल्कुल बना के रखा हुआ है। जी जी जी। अगला सवाल मेरा ये है कि कई बार हम देखते हैं कि छात्र बहुत दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, उसके बाद उनके पास अध्ययन सामग्री नहीं है, तो क्या इसके लिए लाइब्रेरी व्यवस्था लगभग सभी कॉलेजेस में है या फिर सेलेक्टेड कॉलेजेस में है? नहीं, लाइब्रेरी व्यवस्था लगभग सभी कॉलेजेस में है और शासन जो है इसके लिए ग्रांट भी अप्रूव करती है। पर इवन यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने करीब 7,000 किताबें रखी हुई हैं ताकि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए वो किताबें अवेलेबल हो जाए। और महाविद्यालयों के भी छात्र अगर उनको चाहिए कि यूनिवर्सिटी अगर उनके कॉलेजेस में मदद नहीं मिल पा रही है तो यूनिवर्सिटी सीधे संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बहुत ही शानदार लाइब्रेरी बनी हुई है, यहाँ का एक कार्ड बनवा करके यहाँ से इशू करके किताबें ले जा सकते हैं। क्या यूनिवर्सिटी के बाहर के बच्चे भी आकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी की सेवा ले सकते हैं?
अगर उन्होंने परमिशन लिया हुआ है प्रॉपरली नियम से यहाँ से, तो बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। हम हमारी प्लानिंग में एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने की भी है जी। पिछली सरकार ने उसकी घोषणा की थी जी। 21 करोड़ में एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनने की है, जिसमें से 17 करोड़ जो है वो नगर निगम भिलाई देने वाला है। अच्छा। और 8 करोड़ के आसपास हमने स्वीकृत किया है गवर्नमेंट से परमिशन लेके कि उस सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण, जैसे नालंदा परिसर रायपुर में बना हुआ है, उसी तरीके से एक तक्षशिला परिसर यहाँ पे बनाने के लिए शासन ने जमीन भी आवंटित की है। जैसे ही वो प्रक्रिया चालू होगी, बच्चों के लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम और एक ऑक्सीजोन वो निर्मित बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में ये नया ट्रेंड है मुझे लगता है लाइब्रेरी का, पूरे इंडिया में इस तरह का ट्रेंड नहीं है लाइब्रेरी का, तो बेहतर है कि दुर्ग के छात्रों को भी या दुर्ग जिले के जितने भी छात्र हैं उनको भी ये सुविधा मिल सकती है। मेरा अगला सवाल है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में खेल कूद के लिए क्या स्पेशल आज भी फोकस बना हुआ है? और एनसीसी, स्काउट गाइड, ये तो खैर स्कूल लेवल पर है, एनसीसी को लेकर किस तरह से हमारी सोच है? क्या हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फोकस कर पा रहे हैं? अभी एनईपी 2020 में जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं उसमें सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि उसमें एनसीसी और एनएसएस को इंक्लूड किया जाए करके। तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, है ना। स्पोर्ट्स के लिए शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क करके हर एक बच्चे से जब एडमिशन लेते हैं तो उनसे लिया जाता है, और उस शुल्क में से 50 रुपए यूनिवर्सिटी के पास आती है ना। उस 50 रुपए से जितने भी छात्र यहाँ पे स्टडी करते हैं या जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं, उनमें से हम लगभग इस साल मुझे ख्याल है कि 54 टीमें हमने राष्ट्रीय स्तर पे भेजी हैं। अच्छा, जिसमें से आपके जस्ट पीछे में ही एक बड़ा शील्ड जो है वो रखा हुआ है। और इस बार हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने बहुत सारे स्पोर्ट्स में जोनल स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं जीती हुई हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे यूनिवर्सिटी के लिए। और अभी हम स्पोर्ट्स को बेहतरीन ढंग से प्रमोट करते हैं, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे जो छात्र हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत जबरदस्त नाम कमा रहे हैं। तो हम स्पोर्ट्स के ऊपर में भरपूर तरीके से प्रयास करते हैं कि बच्चों को अवसर मिले जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जी कि हम स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए सेपरेटली एग्जाम ऑर्गेनाइज करते हैं। अरे वाह। हाँ जी। तो ये सुविधा उनका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, अगर राष्ट्रीय खेल के लिए हो गए हैं उनका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सेपरेटली उनके लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक नई बात सुनने मिली आमिन, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में वो एग्जाम मिस कर जाते हैं या बैक लग जाता है। तो मुझे लगता है भिलाई दुर्ग वैसे भी स्पोर्ट्स के लिए अच्छा खासा जाना जाता है, क्योंकि भिलाई के आसपास सुविधाएं भी बेहतर हैं। अब मेरा अगला सवाल है कि क्या हम यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर अलग से कोई काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल जी। मैं बताना चाहता हूं कि हर एक महाविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ IQAC सेल बनाया जाए, इंटर क्वालिटी एश्योरेंस सेल, जो केवल फोकस करेगी उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में। तो बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जो इस पे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। समाधान महाविद्यालय है जहाँ पे सिलाई मशीन सिखाई जाती है, अच्छा, मशरूम कल्चर सिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय हैं जो कि वर्मी कंपोस्टिंग सिखाया जाता है। तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में काम करने के लिए हमने ऑलरेडी सारे कॉलेजेस को निर्देशित किया है, और सालाना उनका एक प्रतिवेदन लेते हैं हम। उस प्रतिवेदन में हम उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं जो स्किल डेवलपमेंट से में लागू होते हैं, ताकि हम दूसरे कॉलेजेस में भी इसको इनिशिएट कर सकें। बहुत बढ़िया। और गवर्नमेंट हमसे हर साल इसकी जानकारी भी लेती है। तो एक तरीके से हम कंपल्सरी रूप से उनके ऊपर हम इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए दबाव भी डालते हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस करिए, ताकि बच्चे जो है वो बाहर निकलने के बाद बेरोजगार ना रहे। क्योंकि एक बड़ा चैलेंज मैंने भी देखा है, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं, कई बार हमें लगता है कि इनके अपने फील्ड की जानकारी इनको नहीं है। मे बी एग्रीकल्चर में उन्होंने कुछ किया है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो मुझे लगता है यदि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर इनिशिएटिव लिया जाए तो शायद उनको रोजगार में सीधे सीधे हेल्प मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और पहलू जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो यूथ है हमारा नशे की ओर भाग रहा है, या फिर घर के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां थी उससे दूर भागना चाहता है। कई बार मोरल वैल्यूज़ उनमें कम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा सभी में तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका है जो शायद गुम है और जिनको अंदर कहीं एक खोखलापन है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें जाना कहाँ है, और दिशाहीन है वो बच्चे। तो इसके लिए क्या यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती है, हमें किस तरह के प्रयास होने चाहिए? यूजीसी ने 2022 में एक मोरल वैल्यूज 2.0 करके गाइडलाइन जारी किया है जी, है ना जी। उसके तहत जो पुराने समय में मोरल वैल्यूज स्कूल एजुकेशन में पढ़ाए जाते थे, उनको कॉलेजेस में भी लागू किया जाना है। तो अभी हाल ही में हमने 1 महीने पहले
अभ्युदय संस्थान अछोटी से एमओयू साइन किया है। जी, जी। है ना, और हमारा पहला बैच जो है वहाँ पे ट्रेनिंग करके भी आ गया। बहुत बढ़िया। हमने स्टार्ट किया है इसको शिक्षा महाविद्यालयों से, जी। क्योंकि शिक्षा महाविद्यालय से जो बच्चे निकलते हैं जी। वो शिक्षक बनते हैं जी। और समाज में दूसरे बच्चों को वो शिक्षित करने जाते बहुत हैं। बढ़िया। तो उनके मोरल वैल्यूज बढ़ाने सबसे पहले ज्यादा जरूरी थे। जी, जी। तो हमने अभी हमारे अंडर में 43 शिक्षा महाविद्यालय कार्यरत हैं। जी। तो हमने उन कॉलेजेस को लेटर जारी करके इनिशिएटिव लिया है जी। कि उनके महाविद्यालय के जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं जी। वो सारे कंपल्सरली रूप से 5 दिन का शिविर मोरल वैल्यूज का जी। अभ्युदय संस्थान अछोटी में जाके अटेंड करेंगे। बहुत बढ़िया। और वहां से एक सर्टिफिकेट हासिल करेंगे जो उनको उनके मार्कशीट में उसकी वैल्यू ऐड होगी, ऐड किया बहुत जाएगा। बढ़िया, पहला। बिल्कुल। दूसरा, हमारे यहाँ 1045 रिसर्च स्कॉलर्स हैं जी। वो सारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हमने कंपलसरी किया है जी। कि उनको अभ्युदय संस्थान अछोटी में जाके 5 दिन का बहुत बढ़िया। अटेंड करना है, शिविर अटेंड करना है मोरल वैल्यूज के लिए। जी। उसमें से एक बैच अभी पिछले 28 तारीख को, पिछले महीने के 28 तारीख को पहला 60 का बैच जो है रिसर्च स्कॉलर का वहां जाके अटेंड किया और उनको वहां से सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया गया है जो कि अपने थीसिस में उनको लगाना कंपलसरी है। तो हम मोरल वैल्यूज के ऊपर में भी काम कर रहे हैं और उनके संस्थान के साथ चूंकि हमारा एमओयू हो गया है, हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जब सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम सभी कॉलेजेस में होगा तो उनके हम एक एक लेक्चर सारे महाविद्यालय में अरेंज कराएंगे ताकि बच्चों को शुरुआती शिक्षा जो है वो मोरल वैल्यूज के साथ मिले। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है पूरे भारत में शायद ही कोई विश्वविद्यालय होगा जो इतने मास लेवल पर वैल्यू एजुकेशन पर फोकस कर रहा होगा, क्योंकि नागराज जी के सिद्धांत जो हैं या उनका जो दर्शन है वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। और मुझे लगता है ये इस पहल को और भी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि अछोटी खासकर अभ्युदय संस्थान जो है वो मानव के मूल्य पर शोध भी कर रहे हैं वो लोग और इस तरह से प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन करते हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई एक आने वाले 3-4 सालों में शायद इस बदलाव का जो प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव, वो समाज पर देखने मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर मेरा सवाल ये था कि कई बार हम प्रशासनिक पदों पर रहते हुए फैमिली लाइफ को बैलेंस करना, कई बार यहाँ की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बहुत सारे यूथ हैं जो अलग अलग प्रशासनिक पदों पर गए हैं, आप काफ़ी दिनों से इस पद पर हैं, तो क्या ऐसा चैलेंज भी कभी आता है कि राजनीतिक दबाव बन रहा हो, कोई धर्म संकट की स्थिति आ गई हो या फिर कोई प्रशासनिक निर्णय लेना है जहाँ पर डिलेमा आप फील करते हो कि अब उलझन है कि इधर एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ फिर नदी है, उसमें किस में से एक में जम करें, इस तरह से, तो कोई ऐसी स्थिति आई हो कभी? जब मैंने रजिस्ट्रार पद ज्वाइन किया, जब मैं प्रमोट होकर आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 1 महीने तक मैं सो भी नहीं पाता था जी। इतनी चिड़चिड़ाहट होती थी क्योंकि छात्रों का दबाव नीचे से आता है और पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से आता है। और केवल पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, समाज के बहुत वरिष्ठ जन जो होते हैं उनके भी फोन आते हैं, है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके फोन आते हैं, पेरेंट्स का दबाव होता है। ऐसे में अपने काम को कर पाना बहुत चैलेंजेबल होता है ना। तो दबाव तो सभी जगह पे होता है, उससे डील करना तब हमने सीखा नहीं था कि किस तरीके से नियमों के दायरे में एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ये सीखने में थोड़ा वक्त लगा, 1-1.5 साल का वक्त लगा कि किस तरीके से नियमों में हमको रास्ता निकाल के सेटिस्फाई करना है लोगों को कि हाँ ये रास्ता सही है और इस रास्ते पे आप आगे बढ़ सकते हैं करके। लेकिन जब मैं चिड़चिड़ा जाता था ना, तो उस समय मैंने देखा कि मेरी आदतों में परिवर्तन हो रहा है, मतलब चारित्रिक बदलाव हो रहा था कि मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो रहा था, जबकि मूलतः मैं व्यक्तित्व का नहीं हूँ, मैं बहुत शांत किस्म का हूँ। लेकिन मैं इरिटेट हो जाता था, यहाँ से बच्चों को बाहर निकाल देता था अपने चैम्बर से, कई बार ऐसी घटनाएं होती थी। फिर मैंने अपनी हॉबीज को थोड़ा एंटरटेन करना चालू किया कि हमने हॉबीज पे वापस गया। मैंने किताबें पढ़नी चालू की, जो 100 साल की जो श्रेष्ठतम किताबें थी वो सारी मैंने खरीदी, सारी पढ़ डाली, बहुत बढ़िया है ना। फिर उसके बाद मुझे लगा कि सब तो पढ़ लिए, अब क्या करना चाहिए, तो मैंने किताबें लिखनी चालू की, बहुत बढ़िया। तो मैंने 4-5 किताबें लिखी जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब पे अवेलेबल है, सारे ऑनलाइन अवेलेबल है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी करीब 20-25 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं जो मेरी किताबों को पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। और अभी हाल फिलहाल में भी मैंने मोटिवेशन कुछ ऐसे तनाव से बाहर निकलने के, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए जो मैंने पढ़ रखी है कहीं पे, उन चीजों को बोल के समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जिस धर्म संकट से मैं यहाँ गुजरता हूँ या जिस स्ट्रेस से गुजरता हूँ उससे थोड़ी मुझे निजात मिले और शांति से बैठ के किन्हीं समस्याओं का मैं हल निकाल सकूं। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने इनिशिएटिव लिया है अपने आप के अंदर कि इस तरीके से मैं अपने आप को एनर्जाइज भी करता हूँ, प्लस उससे लोगों को भी और छात्रों को भी फायदा पहुंचाता हूँ। क्योंकि मैंने इस सीट पे बैठने के बाद में 3 सुसाइड अटेम्प्ट देखा है ना।
8 साल में मैंने 3 बच्चों को, छात्रों को केवल परीक्षा में फेल होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते देखा है। एक छात्रा थी बघेरा की, जिसकी वजह से मुझे पुलिस थाने भी जाना पड़ा था, और बीएससी सेकंड ईयर में फेल हो गई और ट्रेन के सामने कूद गई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे छात्रों को कि परीक्षा जो है वो जीवन से बड़ा नहीं होता, और कोई भी मार्कशीट डिसाइड नहीं करती कि आप जिंदगी में सफल होंगे कि असफल। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। तो ये मार्कशीट डिसाइड नहीं करता, इसलिए मार्कशीट को लेकर कभी भी तनाव न लें। परीक्षा जीवन नहीं है, जीवन का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा और बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत बढ़िया। तो परीक्षा को लेके अपनी मानसिकता खराब न करें, जिंदगी बहुत बड़ी है, संघर्ष करें, ईश्वर वहां आसमान से देख रहा है, वो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर देगा। मैं उन बच्चों के बारे में समझना चाहूँगा कि सुसाइडल टेंडेंसी अभी बढ़ी भी है समाज में। लोगों ने 10th के एग्ज़ाम को, 12th के एग्ज़ाम को, कई बार हम कोटा की न्यूज़ सुनते हैं कि बच्चों ने खुद को लेटर लिख कर कि माँ बाप के सामने अपनी अक्षमता दर्शाई कि अब हम आगे नहीं बन पा रहे हैं। तो आपके माध्यम से इस चीज़ को मैं समझना भी चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए क्या काउंसलिंग व्यवस्था हम यूनिवर्सिटी की ओर से रखते हैं, और वो बच्चे किस मानसिकता से गुजर रहे होते हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रोज मेरे पास 50-60 बच्चे तो रोज ही मुझसे मिलने के लिए आते हैं। इतने अपॉइंटमेंट्स तो रेगुलर ही होते हैं, और ज्यादातर बच्चे जो है वो इसी नर्वसनेस का शिकार होते हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली में उनके ऊपर में पेरेंट्स का भी दबाव, समाज का दबाव, समाज में एक व्यापक सिनेरियो बना हुआ है कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो लोग उसको अच्छी नजर से देखेंगे, अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो लोग उसको ये नजर से देखना चालू कर देते हैं। रिजल्ट का बहुत प्रेशर होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अनपढ़ भी है, तो भी वो जीवन में सफलता हासिल नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, है ना। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण, बहुत सारे हमारे जो राजनेता हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जीवन में अपने सफल हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन लोग सफल हैं। तो माता पिताओं को भी ये समझने की आवश्यकता है कि अंकों का प्रेशर जो है वो अपने बच्चों के ऊपर न बनाए, है ना, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे जो है वो उस स्थिति में चले जाते हैं जहां से किशोरावस्था में उनको बाहर निकालना टफेस्ट जॉब होता है, बहुत मुश्किल जॉब होता है। हम अपने स्तर पे सभी महाविद्यालयों में निर्देशित किए हैं, ऑलरेडी निर्देशित किया हुआ है हमने, कि अपने महाविद्यालयों के स्तर पर जब वो इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इस बात की भी मोरल वैल्यूज डालें कि अगर वो किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, और उस स्थिति का सामना करते हुए जीवन में संघर्ष करके फिर से आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। कभी कोई ऐसा मामला जिसमें वाकई लगा हो, बहुत डिस्टर्ब हो गए हो आपकी, नहीं ये घटना बहुत दिल को झकझोर कर देने वाली है, और सामने आप फेस कर रहे हो ऐसे मामले, कभी आपने फेस किया? मैंने बताया आपको अभी कि जब बघेरा में एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो मैं उनके पेरेंट्स से मिला था। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं उस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, है ना। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये शायद मेरी गलती है, मतलब अंदर से एक गिल्ट फील होता है कि अगर वो लड़की जो है वो मेरे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते रहती, फेल नहीं होती, तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो गिल्ट आता है दिमाग में। तो जब मैं अपनी योजनाएं बनाता हूं या पॉलिसीज बनाता हूं यहाँ पे बैठ के, तो मैं इस बात को निश्चित करता हूं कि बच्चों तक ये मानसिकता जाए कि अगर वो जीवन में असफल भी हो जाते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। बहुत बढ़िया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल एक बहुत पहले दिया हुआ था कि बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो गया है तो उसको पहले एक विषय में पुनर्मूल्यांकन की पात्रता थी, रिवैल्यूएशन की पात्रता थी। हमने शासन को पत्र लिखा, वो विषय को बढ़ाकर हमने 2 कराया। कोरोना काल में उस विषय को बढ़ा के हमने 3 कराया था, वापस में अभी 2 है। अगर बच्चा जो है वो रिवैल्यूएशन में भी पास नहीं होता, फिर से पुनः पुनर्मूल्यांकन करने के लिए वो आवेदन कर सकता है। मतलब हम उनको 3 चांस देते हैं कि बच्चों आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, 3 बार आपके पेपर को चेक किया जाएगा, है ना। इतनी हम बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और इससे बहुत हद तक मैंने देखा है जो नारेबाजी होती थी या बच्चों में जो डीमोटिवेशन होता था ना, उसमें बदलाव हुआ है। बहुत बढ़िया, उसमें बदलाव हुआ है। अब बच्चे जो है अपना अधिकार जानते हैं, तो जानते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर किसी विषय में फेल हो रहे हैं रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन के बाद में उनको उत्तर पुस्तिका देखने की आजादी है, वो हमसे फोटोकॉपी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि टीचर ने मेरा वैल्यूएशन ठीक से किया है कि नहीं किया है। अगर ठीक से नहीं किया है तो वो वहां पे आवेदन कर सकते हैं कि मेरा पुनः पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। तो हम उसका पुनः पुनर्मूल्यांकन कराते हैं। अगर वो बच्चा पास हो जाता है तो अगली क्लास में चला जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमने सुविधाएं बच्चों के लिए अवेलेबल कराई। जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ जैसे ही रिजल्ट को लेकर लिमिटेशंस होती हैं, बच्चा परेशान होता है, उसको लगता है कि अब आगे क्या, और उसको कोई मदद कहीं पर नजर नहीं आती। इसके अलावा जो मेरा अगला सवाल है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज भी जो शायद कोर्स के बीच में उनको लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए यूजलेस है,
क्योंकि माँ बाप के प्रेशर में आके या समाज के प्रेशर में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्या ऐसे बच्चों को एनईपी कोई सुविधा दे रहा है? बिल्कुल सुविधा देती है। एनईपी 2020 में पहला ही छात्रों स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो उन्होंने ये गाइडलाइन जारी किया है कि बच्चा अगर एक कोर्स में एडमिशन ले रहा है जी, और 1 साल बाद यदि वो छोड़ देता है जी, तो उसको एक महीने का कहना चाहिए इंटर्नशिप करना होता है। ओके। और वो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में उसको सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता है जी। अगर वो 2 साल कोर्स करने के बाद में छोड़ना चाहता है जी, तो उसको 1 मंथ का फिर से इंटर्नशिप करना है, उसको डिप्लोमा अवेलेबल हो जाएगा जी। अगर वो 3 साल का कोर्स करता है जी, और फिर से वो अगर वो इंटर्नशिप करता है तो उसको डिग्री अवेलेबल हो जाएगी। मतलब ये सुविधा है। और अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम भी पढ़ सकता है, उसको पीजी करने की आवश्यकता नहीं है, वो पीजी के इक्विवेलेंट है। ओके। उसके बाद में वो सीधे रिसर्च कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो शिक्षा के अपने पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर पर अगर वो बाहर निकलना चाहता है या बाहर जाना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है तो सरकार उसको अवेलेबल कराएगी उस कोर्स का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जितनी उसकी मोड अवेलेबल है, मतलब एकदम अवेलेबल है, एकदम अवेलेबल है। मतलब ये तो बहुत शानदार है। एनईपी का ये वाला पक्ष बहुत मजबूत लगता है जी। इसके अलावा कई बार बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर जब हम समाज का दबाव देखते हैं तो कई बार नकल और पेपर का लीकेज, ये जैसे अभी भी वर्तमान चुनौतियां इसी तरह की हैं, तो क्या इसको लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पर, हालांकि ठीक है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को बच्चे बहुत नीट जैसा सेंसिटिव नहीं मानते होंगे, उसके बावजूद भी हमारी व्यवस्थाएं कितनी सुनिश्चित हैं ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो? हमने मैंने जब से प्रभार लिया है उसके बाद से हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जी, उनकी प्रिंटिंग हमने मतलब स्टेट लेवल पे करना बंद कर दिया है। ओके। हम इसको आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है ना, और ऐसी जगह से प्रिंट कराते हैं जिसका कोई संबंध स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ से नहीं होता जी। तो एक संभावना तो बिल्कुल खत्म हो जाती है कि पेपर लीक होगा। दूसरा, ये हमने व्यवस्था कर रखी है सारे कॉलेजेस में कि इनके यहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाए जाएं। अगर स्ट्रांग रूम नहीं है तो पुलिस थाने का वो सहयोग ले सकते हैं। हम हर एक जिलों के एसपी को लेटर लिख देते हैं कि हमारी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो आप पुलिस व्यवस्था जो है वो कॉलेजेस में करें, पहला। और दूसरा, जो क्वेश्चन पेपर है उनकी व्यवस्था भी आप थानों में करवाएं करके। अच्छा, पुलिस हमको बिल्कुल सहयोग करती है। अच्छा। और जितने भी इंटीरियर्स में कॉलेज हैं सब जगह पे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो थाने में रखे जाते हैं। ओके। और जिस दिन पेपर होता है उसी दिन सुबह 7 बजे कोई अधिकारी वहां से जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएगा, यूनिवर्सिटी का लेटर लेके जाएगा, तभी उसको क्वेश्चन पेपर वहां से दिए जाएंगे। ये तो बहुत और उस पे भी हमने ये गाइडलाइन जारी किया है कि उसमें क्वेश्चन पेपर का जो सील्ड एनवेलप होता है उसमें 5 लोगों के साइन होने चाहिए, जिसमें 2 स्टूडेंट के होने चाहिए, बाकी 3 प्रिंसिपल और 2 प्राध्यापकों के होने चाहिए, इन्विजिलेटर्स के। उसके बाद में वो ओपन होगा, तब वो छात्रों को वितरित होगा। उसमें भी कोई अगर इन्फॉर्मिटी आती है तो वो विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र प्रतिनिधि जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी इस पे विचार करती है और छात्र हित में जो संभव बेहतर निर्णय हो सकता है हम उस पे लेते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा छात्र जीवन में राजनीति का अपना एक महत्व रहा है। पुराने यदि हम सिस्टम को देखें, अभी हमने राजनीतिक मामले को पूरी तरह से खत्म कर दिया है या आज भी वो जीवित है? पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ने कभी भी निर्देश जारी नहीं किया कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव कराए जाए करके। जी। 2016 से लेकर 18 तक उस समय में छात्र संघ चुनाव कराए गए थे जी। और बहुत ही खराब माहौल हो जाता है क्योंकि चुनाव के समय में पॉलिटिकल माहौल कुछ अलग रहता है। तो गवर्नमेंट ने इस पे विचार किया और 2018 के बाद से अभी तक मेरिट बेसिस के आधार पे छात्र संघ बनाए जाते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके जो छात्र संघ अलग से चलते हैं, वो सारे छात्रों की समस्याएं लेकर यहाँ पे रेगुलरली आते रहते हैं, छात्रों की आवाज को उठाते हैं, और जो कि अच्छी बात है। और मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो छात्रों की, उनको कॉलेजेस में सुविधा केंद्र खोलना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाके से जो बच्चे फॉर्म भरने के लिए चॉइस सेंटर्स में भटकते हैं, जिनसे लूट लिए जाते हैं, ठीक बात है ना, उनको वहां पे सुविधा मिले और ये छात्र नेता उनकी मदद करें निःशुल्क भरवाने में या कम पैसे में उनको फॉर्म भराने के लिए मदद करें। ये मैं हमेशा आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सिर्फ मतलब राजनीतिक पक्ष के अलावा भी एक अकादमिक छात्र सहायता के लिए करना चाहिए कि हमेशा उनकी समस्याओं को आवाज उठाने के अलावा भी उनको मदद भी करें। ये बढ़िया इनिशिएटिव। कई बार क्या ऐसा दबाव भी आया कि इस रिजल्ट को ठीक करना है या इस बच्चे को पास कराना है, ऐसे
अनैतिक रूप से जो मांग है या प्रेशर है, इस तरह से भी कभी आपने फेस किया? बिल्कुल फेस किया है सर। बहुत सारे बार हमारे पास फोन आते हैं जी, बहुत जगहों से आते हैं और ऐसे जगह से होते हैं जो बहुत प्रभावशाली लोगों के होते हैं जी। तो हम ये देखते हैं कि नियम के दायरे में रह के किस तरीके से बर्ताव किया जाए। अगर ऐसा कोई संभावना होती है कि कोई नियम के दायरे में रहकर उनकी मदद की जा सकती है तो बिल्कुल करते हैं। और नियम के दायरे से बाहर हमने काम कभी भी नहीं किया। मतलब उनको स्पष्ट रूप से हमको बताना होता है कि सर ये नियम में नहीं आ रहा है, इसको नहीं किया जा सकता, हमको क्षमा करेंगे करके। तो हम बहुत निवेदित तरीके से या निवेदन के तरीके से उनको अवगत करा देते हैं कि सर ये वाला हिस्सा जो है नियम में यहाँ तक खड़ा हो रहा है, इसका समाधान इस तरीके से किया जा सकता है और आप उसी ओर प्रोसीड करें। तो इस तरीके से हम अब बहुत लंबा समय हो गया इस पोस्ट पे, तो अब थोड़ा सीख गए हैं कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, प्रेशर डील करना है, प्लस छात्रों का नुकसान भी ना हो, है ना, और प्रभावशाली व्यक्ति की नाराजगी भी ना हो, ये भी देखते हुए कोई समाधान निकालने का तरीका करते हैं। कई बार जो नए बच्चे हैं प्रशासन में जा रहे हैं या आप जैसे पदों पर जो लोग पहुंच रहे हैं, कई बार वो शुरुआती दौर में घबरा जाते हैं कि डील कैसे करना है। आपकी ओर से क्या सुझाव है शुरुआती, चूंकि आपको लंबा अनुभव हो गया, तो कोई मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि जब आप नए पद में आते हैं तो डूज एंड डोंट जैसी कोई चीज़ है कि पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं या जो राजनेता हैं उनके साथ डील कैसे करना है, या बड़े अधिकारी या समाज के जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनके साथ डील करने के लिए कोई गाइडलाइन जैसी कोई चीज़ हो? मैं जो जितने भी नए सेलेक्टेड प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप सेलेक्ट होते हैं तो आसमान में न उड़ें। मतलब ज्यादातर लोग ये होता है कि हम चकाचौंध में बहुत जल्दी आ जाते हैं और जब पोस्ट पे आते हैं ना तो उनके बिहेवियर में बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो ये महसूस करें कि जो इंसान आप परीक्षा से पहले थे वही परीक्षा के बाद है। तो प्राथमिक मेरा निवेदन ये रहेगा जितने भी सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, कि अपना व्यवहार न बदलें कभी भी, है ना। वो जैसे पहले दूसरे लोगों के साथ डील करते थे, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं दुनिया में सभी आम व्यक्ति हैं, है ना, वो भी एक संघर्ष करके उस मुकाम तक पहुंचे रहते हैं। उनके भी व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आता है, अपनी पोस्ट की वजह से हो या समाज के स्तर की वजह से हो। उसके साथ आपको बहुत ही लीनियंसी से पेश आना है, पहला चीज ये है। दूसरा ये, आपको अपने पद के नियमों की एकदम कठोरतम जानकारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने नियमों में का ज्ञान आपको बहुत ज्यादा है तो आप किसी भी सवाल का जवाब जो है वो नियम के दायरे में रह के कर पाएंगे। आपके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो अनजाने में निकल गई हो और बाद में आपको करना उसके लिए डिफिकल्ट टास्क हो। तो जब भी आप कोई प्रशासनिक पद पे जाएं, कृपया इंपॉर्टेंट है कि उससे संबंधित जितने भी नियमावली है शासन की बनी पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें। बहुत एकदम आवश्यक है। बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा होता भी होगा जो नए बच्चे ज्वाइन करते हैं पद में, कि पद में रहते रहते पावर का मिसयूज हो जाना या नहीं संभाल पाना, ऐसी स्थिति में क्या उनके लिए होना चाहिए? जैसे गलती हो ही गई तो इस बारे में आपकी क्या सलाह है? सरकारी पदों पर बैठे हुए जो नए बच्चे हैं, प्रशासन में गए हैं, गलती हो गई तो अब क्या होना चाहिए उनके साथ? ऐसे व्यक्ति जब नए लोग जब प्रशासनिक पदों पे जाते हैं तो गलतियां होना बहुत स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि बहुत नए नए जाए रहते हैं और बहुत लंबा अनुभव चाहिए रहता है सही करने के लिए। हमसे भी गलतियां होती हैं, ठीक बात है ना। तो मैं ऐसा सबको सलाह देना चाहूंगा कि जिस पद पे भी वो सेलेक्ट हुए हैं, उन पदों के जो सीनियर अधिकारी रहे होंगे या रिटायर्ड लोग रहे होंगे, उनके साथ अपने जो शिकायत मतलब मुश्किलें हैं उनको साझा करना चाहिए। उनको साझा करने से उनके अनुभव का लाभ आप ले सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी फाइल पे मुझे या किसी पॉलिसी मैटर पे अगर मुझे निर्णय लेना रहता है तो इस पोस्ट पे जिन्होंने ऑलरेडी 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल काम किया है, मैं उनसे फाइल में साइन करने के पहले फोन पे सलाह लेता हूँ, सर मेरे पास ये फाइल आई हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या करूं करके। तो उनकी 2-3 लोगों की सलाह लेता हूं मैं, ताकि लिखते समय मुझसे कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जो प्रशासनिक पदों पे जाते हैं, वो नेचुरली डीडीओ होते हैं, ठीक बात है ना, वो ड्राइंग डिस्पर्सल अफसर होते हैं, और सरकारी संपत्ति में 1 रुपए की भी सजा उतनी होती है और 1 करोड़ की भी सजा उतनी, ठीक कह रहे हैं, है ना। तो आप नियमों का अगर बेहतर अध्ययन कर भी लिए हैं तो भी अनुभव आपसे ज्यादा बलवान होता है। तो अपने सीनियर से या जिनको आप बिलीव कर सकते हैं कि ये हमको बेहतर सलाह देंगे, उनसे बात करें। बात करने के बाद सलाह लें, उसके बाद में फाइल में कोई राइटिंग में लें। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये जो सलाह है मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल होगा। एक मैं नवोदय बैकग्राउंड के बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। अभी नवोदय विद्यालय देश के लगभग सभी जिलों में खोल दिए गए हैं,
उसके बावजूद भी आपके समय, और मैं आपसे 4 साल जूनियर भी रहा हूँ, तो लगभग आपके और हमारे समय पर चीज़ें बेहतर नज़र आती थीं। अभी कुछ सकारात्मक बदलाव भी हैं और कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आ रही हैं। जैसे बच्चों के कुछ सुसाइडल केस हैं, रैगिंग केस हैं, या बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय को लेकर कोई सोच आपके दिमाग में आया कि इस तरह के कुछ बदलाव लाए जाएं ताकि वहाँ पर बच्चों को बेनिफिट मिल सके? मैं बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय माना से मैं जरूर पढ़ा हूँ जी, लेकिन आसपास के जितने भी नवोदय विद्यालय हैं सभी से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ जी। और आप अवगत होंगे कि वहाँ पे एक विज्ञान ज्योति कार्यक्रम चलता है। जी जी, है ना, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो केवल लड़कियों के लिए होता है। तो मैं पिछले 2 सालों से विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में जितनी भी छात्राएं जी नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करती हैं उसको जी। उनके लिए जितना संभव मदद हो सकता है, बहुत बढ़िया, है ना, उनके लिए करता हूं। मैं उनके लिए लेक्चर्स अरेंज करता हूं जो समाज के वरिष्ठतम जन होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करता हूं उनको गाइड करने के लिए। प्लस अपने महाविद्यालयों में उन छात्राओं का मैं 5 दिवसीय शिविर लगवाता हूं। अच्छा, लगातार 2 साल हो गया। बहुत बढ़िया। मैं अपने महाविद्यालय जैसे शंकरा महाविद्यालय में, है ना, और स्वरूपानंद महाविद्यालय में मैंने 5 दिनों का शिविर लगवाया। वो लड़कियां 5 दिनों तक 10:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम तक पूरी जितनी भी प्रक्रिया है महाविद्यालय की, बहुत बढ़िया, उनको दिखवाता हूँ, उनके लिए लंच अरेंज करता हूँ। ये 2 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। उनके लिए स्टडी टूर करवाता हूँ। मैंने BIT का टूर करवाया नवोदय विद्यालय बुरई की छात्राओं को, है ना, और रुंगटा कॉलेज के का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका टूर करवाया। कुछ एक इंडस्ट्रीज के मैंने उनको टूर कराए। तो ये 2 साल से मैं नवोदय विद्यालय की जो छात्राएं हैं उनके लिए ये कार्यक्रम लगातार चला रहा हूं। मैं भी मैंने आपको देखा है, काफ़ी आप इन्वॉल्व हैं, सेमिनार या किसी तरह से लेक्चर, गेस्ट लेक्चर, इस तरह से काफ़ी इन्वॉल्व हैं। नवोदय का अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी भी शायद हम उस पोटेंशियल को उस बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पर अपेक्षा है, या वो पोटेंशियल छुपा हुआ है। इसके लिए कोई सजेशन, सीनियर बैच, जूनियर बैच, इस तरह से कोई सजेशन? बिल्कुल, मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रूरल बेल्ट पे इसको लॉन्च किया था कि रूरल बच्चों को इसकी बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, तब उन्होंने एक चीज उसमें कमी कर दी थी कि उन्होंने 12वीं के बाद में कुछ प्लानिंग नहीं किया। उसकी योजना जो है वो शेष रह गई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय के कॉन्सेप्ट के आधार पर नवोदय कॉलेजेस भी खोले जाएं। बहुत बढ़िया, है ना, या नवोदय यूनिवर्सिटी भी खोली जाए। ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए कि नवोदय के बच्चे जो है वो 12वीं के बाद निकल के उसी कल्चर, उसी संस्कार के साथ, उसी संस्कार वाले माहौल में जाए जो उनको कॉलेज में अवेलेबल हो जाए। है ना, तो वो एक बहुत अच्छा कदम होगा सरकार का यदि और सरकार जो है वो विचार करती है, क्योंकि वो एक कल्चर, एक संस्कृति में पले बड़े होते हैं 7 साल तक, और जैसे ही बाहर आते हैं उनको बिल्कुल अनजाना सा एक मिलता है समाज, और जहाँ वो कई बच्चे एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति वो नहीं होती कि वो आगे भी संभाल पाए 12th के बाद। तो मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय प्रयास होगा यदि ऐसा सरकार कर पाए। एटलीस्ट कॉलेज की शुरुआत की जा सकती है, बिल्कुल, उनको एफिलिएट कर दिया जाए, लेकिन उन बच्चों को प्राथमिकता तौर पर उन कॉलेजेस में जोड़ा जा सकता है 12th के बाद। सर, एक और सवाल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं जा पाते, जैसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर इसके अलावा उन्हें लगता है किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, किसी अच्छे कॉलेज से MBA करना है, या कैट के एग्ज़ाम देना है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पर किस तरह की सुविधा सरकार दे पा रही है, या कोई फंड इस तरह से हो? महाविद्यालयों में जो IQAC सेल बना हुआ है ना, हम उनको निर्देशित करते हैं कि वो लगातार अपने कॉलेजेस में मिनिमम साल में 2 बार प्लेसमेंट कैंप लगाए, है ना। अभी हाल फिलहाल में हमने एक क्लस्टर बना दिया है कॉलेजेस का कि 3-4 महाविद्यालय मिलके एक साथ प्लेसमेंट कैंप लगाएं, है ना। और मोटिवेशन के लिए हम ऑलरेडी उनको कॉलेजेस को निर्देशित किए हैं कि आपके पाथ IAS एकेडमी की तरह जितने भी मार्केट में जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनको इनवाइट करें अपने कैंपस में, और 15 दिन का शिविर लगाएं, जिससे जो बच्चे हैं वो दिशा भ्रमित ना हो करके। और प्लेसमेंट कैंप हम रोजगार कार्यालय दुर्ग के साथ मिलकर, वहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर है और कलेक्टर महोदय के साथ में मिलकर हमारे यहाँ प्लेसमेंट लगाते हैं। हम सारे महाविद्यालयों के प्राचार्यों की और IQAC सेल की एक बैठक कराते हैं साल में 1 बार या 2 बार BIT के ऑडिटोरियम में। कलेक्टर, जो भी यहाँ के कलेक्टर होते हैं वो उनकी बैठक लेते हैं, रोजगार अधिकारी होते हैं और विश्वविद्यालय के अधिकारी होते हैं। ये मिलकर सारे कॉलेजेस को निर्देशित करते हैं
और उनसे डेटा अवेलेबल कराते हैं, प्लेसमेंट कैंप्स लगाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। ताकि अभी हाल फिलहाल में भी प्लेसमेंट कैंप्स हुए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को फायदा मिला हुआ है। अभी हमने एक बैंक के साथ MOU किया है हाल ही में, और बैंक जो है ICICI बैंक, ICICI बैंक ने अभी 250 वैकेंसी उन्होंने निकाली हुई है। उनके साथ अभी एक आध हफ्ते के अंदर में एक प्लेसमेंट कैंप लगेगा जिसको हमने सारे महाविद्यालयों को सूचित कर दिया है। संभव है कि 250 बच्चों का अगर चयन ना भी हो तो 100-150 बच्चे जितने लोग का भी चयन हो जाता है तो उनका भविष्य बन जाएगा। तो ये बिल्कुल मुझे लग रहा है ये नई चीज़ सुनने मिल रही है आपसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट कॉलेजेस में तो हमने सुना MBA में प्लेसमेंट होता है या IIT या फिर NIT BIT जैसी जगह में, लेकिन अभी ये यूनिवर्सिटी स्तर पर हो रहा है, ये बिल्कुल नया है। एक और सवाल है कि मार्केट में जिस तरह के जॉब अवेलेबल हैं, छोटा सा लाइक आज यहाँ पर हम वीडियो पर बातचीत कर रहे हैं, इसके वीडियो एडिटर होंगे, इसके ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, मुझे लगता है बाज़ार इन सब चीज़ों की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। डिजिटल इंडिया तो वैसे भी बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रोफेशनल कोर्सेज़ में यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं आ पाती या ऑलरेडी है? अभी NEP 2020 में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसमें कोई एक बच्चा जो है वो 3 कोर विषय लेगा, 3 मेजर विषय लेगा। उसके अलावा एक होता है वैल्यू एडेड कोर्स, एक होता है जनरल इलेक्टिव और एक होता है स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ये तीनों चीजों को गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है। हमने कुछ कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है जिनके पास में स्किल डेवलपमेंट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। वो आके यहाँ पे अपना सर्व करेंगे निःशुल्क, क्योंकि ये उनके CSR में है। है ना, उनके CSR में है और CSR का उपयोग वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है खुद ही उनके साथ में टाई अप कर रही है कि वो अपने कोर्सेस वहाँ पे रन कर पाए, क्योंकि महाविद्यालयों में इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है ना, ये सारे प्रोग्राम्स इस सत्र से लगभग सारे महाविद्यालयों में, सब तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ एक जो अर्बन एरियाज के महाविद्यालय हैं वहां पे बच्चों को इनका फायदा जरूर मिलेगा। है ना, और वो चुन पाएंगे इसको। मुझे लगता है इसमें हम कुछ प्रोफेशनल्स को भी जोड़ सकते हैं, जैसे कोई फेमस फोटोग्राफर है उनको बुलाकर हमने 2 घंटे का लेक्चर रखवा दिया, क्योंकि वो अभी समाज उनका उपयोग नहीं करता है। मान लो कोई दुर्ग जिले में फेमस फोटो स्टूडियो है, तो उस फोटोग्राफर को बुलाकर ऐसे बच्चों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं, जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो बंदा टेक्निकली साउंड है। यूनिवर्सिटी अपनी ओर से कुछ उनको मानदेय प्रदान कर दें, इस बहाने वो आ भी जाएं। और इसी तरह से और भी जिन विधाओं में लोग एक्सपर्ट हैं प्राइवेट फील्ड के, क्योंकि गवर्नमेंट में ये सारी विधाओं के लोग कम अवेलेबल हैं, क्योंकि ये नए फील्ड हैं और यहाँ पर लोग दिखाई नहीं देते, तो क्यों ना इनको, तो आई होप ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जिसमें प्राइवेट पर्सन्स को बुलाया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं बताना चाहूँगा कि महाविद्यालयों को गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है कि अपने यहाँ वो वैल्यू एडेड और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स उनकी सुविधा अनुसार और रिसोर्सेज के अनुसार स्वयं तय कर सकें। यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगा। हर एक महाविद्यालय में एक जनभागीदारी समिति होती है। शासकीय महाविद्यालयों में उनके पास इतना फंड जरूर होता है कि बाहर से किसी फैकल्टी को, जैसा आप कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट है उसको बुला के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा सकें। 7 दिवसीय 15 दिवसीय 1 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा सकें। तो ये अधिकार ऑलरेडी उनको दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी केवल उनके कोर विषयों के लिए उनको बॉन्डेड करती है। है ना, बाकी जनरल इलेक्टिव के लिए कि वो कौन सा और चुनना चाहते हैं, कला संकाय वाला बच्चा अगर कुछ और पढ़ना चाहता है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहता है, बिल्कुल पढ़ सकता है ना। ये अधिकार हमने महाविद्यालय के ऊपर दिया हुआ है। आप छात्रों से चर्चा करिए और उनको जो लेना हो उनको सुविधा प्रदान करिए। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तब, नहीं है तो बाजू के अगर महाविद्यालय में है, बगल के अगर महाविद्यालय है तो भी उनको आप सुविधा उपलब्ध कराइए कि उसको सीख सके वो। बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है सर, अब इस पूरी जर्नी में मैंने लगभग आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट को समझ लिया, देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने ऊपर आपने किस तरह से खुद को इम्प्रूव किया। कुछ तो किताबों के बारे में आपने बताया कि कुछ किताबें आपने पढ़ी, खुद के ऊपर आपने मेहनत की। उसके अलावा भी एक बच्चा जब आगे बढ़ता है, अलग अलग पदों पर बैठता है, तो कई बार उसको कम्युनिकेशन का चैलेंज आता होगा, कई बार खुद के व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने का, कई बार बड़े लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है। इन सारी चीज़ों में आपने अपने आप को बेहतर मांझा है, क्योंकि मैं आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो हमने हमेशा आपसे सीखा है। तो स्टिल वो चीज़ आपके अंदर मैं देखता हूँ कि आपने खुद को बहुत तैयार किया, समय के हिसाब से बदलाव किए। ये किस तरह से हुआ? जब मैं जॉब नहीं करता था, मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, उस समय में मेरा जो PRO था, पब्लिक रिलेशन जो हिस्सा है, वो बिल्कुल ही कमजोर था।
है ना। तो मैं जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगा जी। तो लोगों से मैं कनेक्ट होने लगा, आपसे कनेक्ट हुआ, वैसे ही नवोदय विद्यालय के बाकी मित्रों से कनेक्ट हुआ जी। मुझे बात करना ठीक ढंग से आता भी नहीं था, क्योंकि हम एक मिक्स्ड कल्चर में पले बढ़े हैं, जहाँ पे है ना हिंदी अंग्रेजी, और मैं तो कन्नड़ भी पढ़ा हुआ हूँ। तो एक साफ अनुभव दिमाग में कहीं क्लियर पिक्चर नहीं था कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। लेकिन जब मैं जॉब में आया, जॉब में आने के बाद में मुझे याद है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा कि मैंने माननीय गवर्नर को एक पत्र लिखा, है ना, मुझे लिखने कहा गया, तो मैंने माननीय गवर्नर को एक पत्र लिखा। उस समय आदरणीय सुरेंद्र जायसवाल साहब उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, है ना। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, और उन्होंने मुझे उस पत्र को दिखाया और बोले कि आपको गवर्नर को पत्र कैसे लिखना है वो नहीं आता आपको, किस तरीके से गवर्नर को पत्र लिखा जाता है जी। मैं बहुत नर्वस था, उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से डांटा कि आपको माननीय गवर्नर को कैसे पत्र लिखना है ये भी नहीं आता आपको। जी। तो उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया कि इस तरीके से माननीय गवर्नर को पत्र लिखा जाता है। तो इट टेक्स टाइम, मतलब जब आप किसी एक प्रशासनिक पद पे आते हैं तो जनप्रतिनिधि से कैसे कम्युनिकेट करना है, आर्मी पर्सन्स आते हैं तो उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, बुजुर्ग आते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। छात्रों को से कैसे कम्युनिकेट करना है। अब ज्यादातर लोग जो अब किसी पद में है तो आपके पास केवल समस्या लेके आएंगे, वो आपकी तारीफ करने कोई नहीं आएंगे, है ना, कोई आपकी तारीफ करने नहीं आएगा, वो समस्या लेकर आएंगे। तो आपको समाधान के तरीके आने चाहिए, नियम के दायरे में रह के वार्तालाप करने आना चाहिए। बहुत बढ़िया, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस 8 साल में ये सीखा कि नियम के दायरे में रह के अपने वॉइस फ्रीक्वेंसी से या अपने शब्दों से मैं सामने वाले व्यक्ति को कैसे कन्विंस कर सकूं कि इस तरीके से आप अपनी समस्या को सुलझाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, बहुत बढ़िया, सकारात्मक ढंग से। जो भी व्यक्ति आपके केबिन में आता है या आपके नजदीक आता है वो दो ही प्रभाव लेके जाता है, या तो वो सकारात्मक प्रभाव लेके जाएगा या नकारात्मक प्रभाव लेके जाएगा। मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आया है, वो छात्र हो, राजनेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो मेरे पास से सकारात्मक अनुभव लेके यहाँ से बाहर जाए। और ये एक्चुअली में क्या है, मैंने ये टाइमली डेवलपमेंट किया है। ये बहुत लंबे समय की प्रक्रिया होती है जब आप अपने आप में बदलाव करते हैं, ठीक है ना। तो ये लंबी प्रक्रिया के तहत ये बदलाव ऑटोमेटिकली हो जाता है, और जब आप बदलाव कर लेते हैं तो वो आपके चरित्र में शामिल हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्या अपने शेड्यूल में कोई ऐसा शेड्यूल भी आपने रखा है जहाँ खुद को आप प्रशिक्षित करते हो या प्रशिक्षण प्राप्त करते हो, मे बी किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कोई ऐसा आपका शेड्यूल? बिल्कुल है। मैं जब काम से बहुत थक जाता हूँ तो मैं कुछ इंस्पिरेशनल लोगों की किताबें पढ़ता हूँ या कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देखता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो मुझे समाधान ढूंढने में बहुत मदद मिलती है। अगर मैं दिन भर का कोई किसी ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मुझे किसी चीज का डिसीजन लेना है तो उसको सॉर्ट आउट करने में मुझे मदद मिलती है। दूसरा, मैं कोशिश करता हूं कि किताबें पढूं, है ना। किताबें पढ़ने से आपके जो ज्ञान का भंडार है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। दूसरा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, है ना। तो आप बेहतर ढंग से दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। मैं बहुत बड़ी चीज समझता था जब मैं सीएम साहब से बात करूं या माननीय गृह मंत्री जी फोन करते हैं या विधायक लोग फोन करते हैं, विधायक महोदय लोग फोन करते हैं या कलेक्टर बात करते हैं, तो मैं पहले बात करने में बहुत नर्वस फील करता था, है ना। तो अब ऐसी स्थिति है कि सीधे गृह मंत्री का भी फोन करते हैं तो आसानी से बिना किसी संकोच के मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास डेवलप करने की प्रक्रिया होती है। लंबे समय बाद ये अनुभव आता है कि उन्होंने कोई एक समस्या बताई और बहुत वो आपके ऊपर में एक तरीके से आपको नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, इस छात्र को आपने ठीक से नहीं देखा। आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए क्योंकि आपसे वो पद में बहुत बड़े हैं, तो आपको वो रिस्पॉन्ड करने आना चाहिए। उस समय आपका दिमाग जो है वो कितना शांत रहता है, कितनी ईमानदारी से और नियम के अनुसार आप अनुभव के आधार पे उनको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, वही आपका फीडबैक तय करता है उनके, है ना, उनके दिमाग में। और ये एक दिन में ये आपने नहीं सीखा, समय लगा, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये कई बार ऐसा भी होता होगा कि घर जाने के बाद बहुत थकान है, फिर से काम का बोझ, बिल्कुल कहीं से आदेश मिला, तो वो क्या मैनेज हो जाता है? कोशिश करते हैं एक्चुअली में, अगर घर परिवार का साथ रहे, मित्रों का साथ रहे, है ना, तो बहुत सारी परेशानियां जो प्रशासनिक पद में जब आप जाते हैं तो ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है सभी के लिए, है ना। इस बात का कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि रात को 11 बजे आपका रिंग नहीं बजेगा या मोबाइल नहीं बजेगा, ये होता है, ये आम बात है ये।
तो हम उसको कोप अप करने के धीरे धीरे तरीके सीखते हैं कि किस तरीके से उसको कोप अप किया है, किस तरीके से काम, कौन से काम की कितनी प्राथमिकता है। जब तक आप ये तय करना नहीं सीख पाते हैं ना, तब तक आप परेशानी झेलते हैं। जिस दिन आप सीख जाते हैं कि ये मेरी काम की प्राथमिकता है, चाहे 11 बजे रात को फोन आए या चाहे 2 बजे रात को फोन आए, मुझे अपनी प्राथमिकताएं मालूम है। अगर मैं सीख गया हूं कि इस काम को मुझे बाद में करना है तो मैं बाद में ही करूंगा। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये जो वर्क मैनेजमेंट है आपका, जी बिल्कुल, इसके लिए क्या डेली बेसिस पर एक शेड्यूल बनता है कि आज मेरी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं? जी। और कई बार होता है पदों पर जाने के बाद हमें कोई ना कोई असिस्टेंट मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ अधिकारियों को मैंने देखा है निजी तौर पर खुद अपना शेड्यूल करते हैं कि आज मेरी प्रायोरिटी ये है। आपके लिए क्या बेहतर हो पाता है? मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, जब नहा धो के तैयार होकर घर से बाहर निकलता हूँ, तो मैं सुबह ही अपनी प्रायोरिटीज तय कर लेता हूँ। अपने शेड्यूल में हर दिन का तय कर लेता हूँ, मुझे किन किन चीज़ों पे आज दिन भर में काम करना है और किन चीज़ों को अपने सीट से वापस घर की ओर मुड़ने तक खत्म करनी है। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्लानिंग, क्योंकि आप किसी भी प्रशासनिक पद में है तो टाइम लिमिट यहाँ पे सबके लिए लागू होता है। और टीएल बैठक सारे डिपार्टमेंट्स में चलती है, टाइम लिमिट फोकस होता है। तो सरकारी जो आदेश होता है या सरकारी जो काम होता है वो कैलेंडर के हिसाब से ही चलता है। उनके लिमिटेशंस होते हैं, उसमें काम करना आपको सीखना होता है। और जब आप सीखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी प्रायोरिटीज कहाँ पे है, क्या है। बढ़िया, बिल्कुल। और वो फॉलो भी लगभग वो फॉलो होती है, ऑटोमेटिकली फॉलो होती हैं, क्योंकि आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी ये ज्ञान हो जाता है कि साहब इस चीज को पहले प्रायोरिटी देंगे और इस चीज को बाद में देंगे। बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा होता है जो सबऑर्डिनेट्स आते हैं, जूनियर ऑफिसर्स आपके सामने आते हैं, कई बार बुरी तरह से डांट भी उनको पड़ जाती होगी, बिल्कुल, उनको बुरा भी लगता होगा। तो क्या एक प्राइवेट कंपनीज में तो ये सब टेक्टिक्स सिखाई जाती हैं कि एचआर स्किल्स होने चाहिए, यहाँ पर आप कैसे डील करते हैं? आपने बहुत बुरी तरह से डांट दिया, आज उस बेचारे का दिन खराब जाना है, तो क्या फिर बाद में बुलाकर आप समझाते हैं या बातचीत होती है इस तरह? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी एक टीम वर्क में काम करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि समस्याएं आएंगी और कई बार चिड़चिड़ापन जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे निकलता ही है। उससे बचने का मैं समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि यदि वो सबऑर्डिनेट अच्छा काम करता है ना तो उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए और सबके सामने अप्रिशिएट करना आना चाहिए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो सभी के सामने में उस व्यक्ति के कार्य की मैं सराहना करता हूँ। बहुत बढ़िया। यदि मैंने कभी डांट भी दिया है उसको तो सबके सामने में उसकी सराहना करता हूँ, तो उसको ये फील कराता हूँ कि इट वाज ओनली प्रोफेशनल, नॉट पर्सनल, है ना। ये उसको एहसास कराता हूँ कि अगर हम कोई फंक्शन साथ में मना रहे हैं, कोई कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं या किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो पारिवारिक माहौल का जो आनंद होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका वार्तालाप बिल्कुल डिफरेंट होता है। और प्रोफेशनली जब वो मेरे चेंबर में आते हैं उस समय का वार्तालाप बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ स्टिक टू वर्क होता है सब कुछ, वहाँ स्टिक टू वर्क नहीं होता। लेकिन जब कभी भी मुझे ऐसा मौका मिलता है कि इसका काम ये जो है वो तारीफ के लायक था, तो सबके सामने उसकी तरह सराहना करता हूँ ताकि उसे ये वो मिले, प्रोत्साहन मिले कि वो अपने काम को आगे भी सही ढंग से कर पाए। क्योंकि अक्सर विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रबंधन या किसी भी कंपनी में भी कर्मचारी और बॉस वाला जो रिलेशन है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में भी जाता है। पीठ पीछे शायद वो जाकर कुछ नकारात्मक बोले भी और आप तक बात पहुंचे, तो इन चीज़ों का मैनेजमेंट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो जो एचआर स्किल्स हैं ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करने की, तो वो आपने बेहतर ढंग से डिफाइन किया। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारी आपस के झगड़े लेकर पहुँचे हों और बहुत भयंकर रूप ले लिया हो, मामला लीगल चला गया हो, ऐसा कभी आपको फेस करना? बिल्कुल होता है कि जहाँ पे 10 लोग काम करेंगे वहाँ पे समूह राजनीति तो बनती ही है ना। इनको मैनेजमेंट करना एक प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व होता है ना, कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। एक कठोर सत्य ये होता है कि कर्मचारी आपका अच्छा हो या बुरा हो, काम आपको उससे ही लेना है। बहुत बढ़िया, है ना। आप उसका ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना शिकायत कर सकते हैं, आपका कर्मचारी है। आपका कर्मचारी है तो जिम्मेदारी भी आप ही की है कि आपको उससे कैसे काम लेना है। आप प्रेम से लेते हैं, दंड से लेते हैं, शास्ति से लेते हैं, जिस भी तरीके से लेते हैं, और आपके संबंध भी उससे खराब नहीं होने चाहिए। और आपके प्रति वो ईमानदार रहे, ये भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ज्यादातर प्रशासनिक कार्य जो है ना वो फाइलों पे होते हैं,
है ना, फाइलों पे होते हैं जी। तो फाइलों पे अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुखिया की होती है, जो भी हेड होते हैं उनकी होती है। तो आपका विश्वास का संबंध अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ होना एकदम कंपलसरी होता है। तो उनको मोटिवेटेड रखना किसी भी तरीके से, ये आपका काम है, अधिकारी का काम है कि आप उसको साल भर हमेशा किस तरीके से मोटिवेटेड रखते हैं। तो उसको समय समय पे हम पुरस्कार प्रदान करते हैं, अच्छे कर्मचारी का योगदान का पुरस्कार प्रदान करते हैं, समय पे उनका इंक्रीमेंट देते हैं, समय पे प्रमोशन करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से वो अनसेटिस्फाइड ना हो प्रशासन से। बहुत बढ़िया। क्या जो लोअर लेवल का स्टाफ होता है, हायरार्की में जो लोअर लेवल पर हैं, उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी में किसी तरह की और भी फ्रीडम होती है, लाइक छूट मिल रही हो? बिल्कुल, हम उन कर्मचारियों के बच्चों के ट्यूशन फीस को यहाँ से प्रतिपूर्ति करते हैं। अगर उन्होंने किसी स्कूल में बच्चे का दाखिला कराया हुआ है और उनको जो ट्यूशन फीस लग रही है वो यहाँ पे प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनको यहाँ से बिल्कुल मदद मिलती है ना। उनकी शिक्षा के लिए मतलब कर्मचारी भी यदि पढ़ना चाहता है तो हम उनको अलो करते हैं कि वो अपनी योग्यताएं बढ़ा सकें। समय समय पे हम उनके टाइपिंग के टेस्ट, स्टेनो के टेस्ट, ये सब भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अपनी योग्यता बढ़ा के वो प्रमोशन पद के लिए पात्र हो जाएं। ये सारे ऑलरेडी शासन ने नियम बनाए हुए हैं, जिसको अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो कर्मचारी कभी असंतुष्ट नहीं होगा। जी। आपके अपने शेड्यूल में खुद के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई चीज़ फॉलो करते हैं, योग या एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग? आपके शेड्यूल में है ऐसा? बिल्कुल है। मैं हर रोज सुबह उठने के बाद में थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करता हूँ, हल्के फुल्के व्यायाम करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करूँगा तो दिन भर का मेरा इतना टाइट शेड्यूल होता है कि मैं थक जाऊँगा, इसलिए बहुत हल्के फुल्के व्यायाम करता हूँ। लेकिन खाने का अपना शेड्यूल जो है मैंने प्रॉपरली बना के रखा हुआ है, वो टाइमली। और इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा अचीवमेंट जो वाकई मतलब स्टेज में बुलाया गया हो? वैसे तो आपको कई बार मैंने देखा है अलग अलग स्टेज में आप हैं, लेकिन कोई ऐसा अचीवमेंट जो जिसमें आपको लगे कि ये मुझे बताना चाहिए? जो हमारे शासकीय सेवक के जो दायित्व होते हैं वो शासकीय सेवक के दायित्व को तो हम ऑलरेडी निभा ही रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे 5 कॉलेजेस जो है वो A और A+ ग्रेड के हैं। वेरी नाइस, है ना, जिसमें से एक समाधान महाविद्यालय है और ऐसा किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय ने अचीव नहीं किया है। तो ये वाकई आपकी ये बड़ा अचीवमेंट है कि आपने सबको रेगुलर कम्युनिकेट कर रखा है क्या करना। कई बार विश्वविद्यालयों को पता भी नहीं होता कि हमें और क्या करना चाहिए, शायद उनके अंदर क्षमता होती होगी, तो इस क्षमता को आपने बढ़ाने का काम किया है बिल्कुल तौर पर। तो छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या हम वो बदलाव और किस तरह से सकारात्मक ढंग से, क्योंकि आज भी स्कूल के हालात बहुत अच्छे तो नहीं है, सरकार प्रयासरत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, क्या वहाँ पर एक क्रिटिकल एनालिसिस आप कर पाते हैं स्कूलों को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है, विश्वविद्यालय का जो रॉ मटेरियल है वो स्कूलों से आता है और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं हैं या शिक्षा के लिए जो व्यय है, व्यय भार जो है वो गवर्नमेंट की ओर से थोड़ा उसको इनिशिएटिव लेके बढ़ाना चाहिए। और स्कूलों की व्यवस्था जो है, जब अभी जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल उन्होंने सरकार ने चालू किया है, उसका क्वालिटी एजुकेशन अगर सारे स्कूलों में लागू हो जाए, जितने भी ग्रामीण परिवेश में भी जो स्कूल बने हुए हैं वहां पे भी ये आत्मानंद स्कूल का कॉन्सेप्ट लागू हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की शिक्षा में बेहतर असर पड़ेगा। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में काबिलियत है, नहीं है ऐसा नहीं है, है ना, लेकिन उनको जो संसाधन मिलने चाहिए, सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए शिक्षा के लिए, और किसी चीज के लिए तो मैं नहीं कह सकता, शिक्षा के लिए जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए और बेहतर की जा सकती हैं, तो वो हमारे पास जो छन के रॉ मटेरियल आएगा वो पहले से लर्नेड होगा वो। तो उनको हमको ट्रेन अप करने में और सोसाइटी को देने में हमको भी गौरवान्वित महसूस करना। बहुत बढ़िया। मतलब ये स्टिल करने का स्कोप तो दिखता है, स्कूलों में बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि वही जैसा आपने कहा रॉ मटेरियल यहाँ तक कॉलेज तक आते हैं। उच्च स्तर की शिक्षा में बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं PhD करने में, रिसर्च में जाने में, क्योंकि ये पक्ष शायद और मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल है। एक्चुअली मैं अभी जो यूनिवर्सिटीज छत्तीसगढ़ में है, जो राजकीय विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है रिसर्च सेंटर्स और बढ़ाने की आवश्यकता है। 160 कॉलेज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड है, संबद्ध है, लेकिन इसके बावजूद जो रिसर्च सेंटर है केवल 20-25 कॉलेज ही हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेजेस को अगर गवर्नमेंट और सुविधाएं प्रदान करें, रिसर्च लैब्स बनाए जाएं जी, तो उनको भी हम शोध केंद्र बना पाएंगे। बहुत बढ़िया। और टीचर्स की संख्या के मुकाबले अभी और भी 300-400 जो वैकेंसीज हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए वो अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास शोध केंद्र अवेलेबल नहीं है। ओके, हाँ, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में हमारे पास में एमसीए अवेलेबल नहीं है, तो हम कंप्यूटर साइंस में बच्चों को पीएचडी नहीं करा पा रहे हैं। हमारे पास एमपीएड नहीं है, तो हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पीएचडी नहीं करा पा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कॉलेजेस को भी ध्यान देना चाहिए जी। जो कॉलेजेस जिनके पास बीपीएड है उनको सरकार को आवेदन करना चाहिए कि वहां पे एमपीएड खोला जाए, और एमपीएड खोलने के पश्चात एक बैच निकलेगा तो हम स्वयं होके उसको रिसर्च सेंटर बनाएंगे ताकि जो स्पोर्ट्स हमारे अधिकारी हैं या स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उन लोग उसमें पीएचडी कर सकें। बहुत बढ़िया है ना, ये कॉन्सेप्ट सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रिसर्च की स्कोप बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है, सुविधाएं कम हो रही हैं, सुविधाएं कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं पर एक फंड और ज्यादा प्रेषित करने की आवश्यकता है और एक पॉलिसी लेवल पर मुझे लगता है, हालांकि बहुत सारे हैं बच्चे जो पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं जी। इसके अलावा ये नेट एग्जाम को लेकर भी अवेयरनेस पहले से बेहतर हुई है, लोग प्राध्यापक बनना चाह रहे हैं या कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, स्टिल स्कूल शिक्षा में लोग जाना तो चाहते हैं रोजगार के लिए, लेकिन खुद को इनोवेट नहीं कर पाते हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्या हम कॉलेज के प्रोफेसर्स को बाहर की दुनिया से भी अवगत कराने की कोई व्यवस्था रखते हैं ताकि वो बाहर क्या चल रहा है इससे अवगत हो पाए? बिल्कुल जी। जो यूजीसी के गाइडलाइंस हैं जी, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जो भी प्रोफेसर्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनको सालाना ओरिएंटेशन से गुजरना होता है ना, वो तो कंपलसरी पार्ट है। हमने ये गाइडलाइन जारी किया है कि उन कॉलेजेस में सेमिनार्स यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ में साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाए, ऐसा कंपल्शन किया हुआ है। उसमें हम फंडिंग भी करते हैं, मतलब विश्वविद्यालय की ओर से हमने एक 50,000 का फंड बना के रखा हुआ है। अगर कोई महाविद्यालय सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, तो हम उनको कुछ मात्रा में फंड्स भी अवेलेबल कराते हैं। ऐसा हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और ऐसे भारत के सारे यूनिवर्सिटीज जो सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराते हैं, हमने हमारे व्यवस्था में एक डीसी का पोस्ट क्रिएट किया हुआ है, शासन की ओर से बना हुआ है। महाविद्यालय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी कॉन्फ्रेंसेस या जो भी विदेश में कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनकी सूचना हम तक पहुंचती है और उसको हम कॉलेजेस को सर्कुलेट करते हैं ताकि जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी बाहर की दुनिया का या बाहर के यूनिवर्सिटीज में जाके क्या हो रहा है उसके पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकें। वो प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल कराते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अपने वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम सर्कुलेट करते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि नई कुछ सीख के आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उसको एम्प्लॉय कर सकें। चलते चलते सर, आपकी हॉबी के बारे में शुरू में तो बात हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा फोकस डालें। कुछ मैंने इंस्टा पर आपके वीडियोस देखे हैं जिनमें कविता का पाठ और बुक्स के बारे में जो आप कह रहे थे, आप कहाँ पर अवेलेबल हैं ताकि बच्चों को आपसे संपर्क करना है तो वो कर सके? मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, फेसबुक पेज भी मेरा बना हुआ है, इंस्टा बना हुआ है मेरा। मुझे वो गूगल में सर्च करते हैं अगर कर सकते हैं, अगर कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे गूगल पे सर्च करते हैं, कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, तो इन सभी जगहों पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी किताबें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसे जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं अपने फेसबुक पेज पे मोटिवेशनल चीजें डालते रहता हूँ। अगर बच्चे फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर 10% भी प्रेरणा मिली तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। इसलिए मैं एक कोशिश हमेशा जारी रखूंगा, छात्र हित में, समाज के हित में, और जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी है उस क्षमता के दायरे में जो भी संभव होगा समाज के हित में मैं निश्चित रूप से करता रहूंगा। किताब के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, बुक किन टॉपिक्स पर है? मैंने सबसे पहली किताब लिखी थी उड़ान, उसमें आपके बारे में भी जिक्र है और मैं अपने आपसे कंसेंट लेने के बाद में उसमें जिक्र किया है। तो मेरी बायोग्राफी है एक तरीके की वो, जिसको मैंने पहली किताब लिखी थी। और उसके बाद में मैंने कुछ कहानी किताब जो मोटिवेशनल है उस बारे में मैंने 4-5 किताबें लिखी हुई हैं। तो वो बच्चे चाहे तो पढ़ सकते हैं मंगा के। ऑनलाइन प्रतिलिपि और मातृभारती पे भी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। और 20-25 लाख लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। मेरी कुछ किताबें अमेरिका और जापान में भी बिकी हैं। तो मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि अच्छी बात है कि लोग जो है वो मुझे फॉलो करते हैं पढ़ने के लिए। जी। मैं मैम के बारे में जानना चाहूँगा, आपकी जो धर्मपत्नी है, तो मैडम का कितना सहयोग आपके करियर में? वो तो ऑलरेडी जॉब में है, फिर भी एक
पति पत्नी अपने आप में संपूर्ण होते हैं, उसके बावजूद भी एक पार्ट है कि हाँ, कई बार आपको लगता होगा मैं उलझा हुआ हूँ, उनकी सलाह मेरे बहुत काम आ गई। ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? ये बहुत आवश्यक होता है कि जब आप घर पे होते हैं तो आपके साथ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सहयोग करे, जी। हर स्थिति में सहयोग करे, आपके तनाव के समय में आपके साथ रहे। जी। तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मेरा सहयोग किया, जी। है ना। जब से मैं उनके साथ हूँ उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया। जी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पुत्र भी ऐसा प्राप्त हुआ है जो कि बहुत सुलझा हुआ और अच्छा है। जी। और उसने अपना करियर चुन लिया है। जी। तो हमारा परिवार, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटा, सभी लोग मेरे हर तनाव के समय में, हर एक मुश्किलों के साथ में वो हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं उनका आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि जीवन भर वो मेरा साथ देते रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्लेटफॉर्म पर आपसे। और हमारी बातचीत काफ़ी लंबी है, काफ़ी कुछ है इसमें सुनने समझने के लिए। और लास्ट में शिक्षा को लेकर कोई सलाह, कोई सुझाव छात्रों को देना चाहेंगे अंत में? मैं केवल यही सलाह देना चाहूँगा कि परीक्षाएं जो होती हैं वो जीवन से बड़ी नहीं होती हैं। इसलिए परीक्षाओं को इतनी गंभीरता से मत लीजिए, अपने जीवन को गंभीरता से लीजिए, है ना। ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ तय करके रखा हुआ है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। तो आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन ईश्वर आपके लिए आपका प्लेटफॉर्म तैयार करके रखता है, क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया हुआ है। और आखिरी में मैं अपनी एक बहुत पुरानी कविता आपको सुना के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि खे सके जो नाव अपनी वक्त के पढ़कर मिजाज, खे सके जो नाव अपनी वक्त के पढ़कर मिजाज, मैं तुम्हारे हाथ वो पतवार देना चाहता हूँ, घोर पीड़ा के क्षणों में मुस्कुराते तुम रहोगे, जिंदगी के अनुभव का सार देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ज़रूर ये 2-3 लाइनें जो हैं बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होंगी। फिर आपसे मुलाकात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। आपका शुक्रिया। सभी दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं, इस बातचीत में आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा। तो जो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे आसपास के हीरो हैं, उनसे आपको ज़रूर मिलना चाहिए। और कई बार हमें पता नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति तो हमारे आसपास हैं भी। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर काम के लिए आज हमने एक व्यक्तित्व से बात की, और श्री भूपेंद्र कुलदीप जी और मेरे लिए सीनियर भी हैं। मैं उन्हें स्कूल में भैया ही बुलाता रहा हूँ, आज भी मेरे लिए बड़े भाई समान हैं और उनका मार्गदर्शन हमेशा बना हुआ है। तो इन्हीं सब प्रेरणादायक बातों के साथ आज आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।